तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आपकी 2026 के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी आई है आपकी 8365 में। तो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। उसमें पहले है कि न्यूली लॉन्च स्कीम हमारी कौन सी, आत्मनिर्भर भारत पल्सेस में। देन विल सी धन धान्य योजना, ठीक है। और स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि। एंड फिर उसके बाद लेट्स सी फर्स्ट थी एग्रीकल्चर, कल उसके बाद नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे देखेंगे। सो मैंने मिनिस्ट्रीज आते हैं। यहाँ पर हमारी पहले स्कीम आती है, दैट इज़ मिशन फॉर आत्मनिर्भर एंड पल्सेस, ठीक है। पल्सेस के बाद इन्होंने बोला है कि भाई 2025, 26 से 31 5 साल के लिए हम लोग ये स्कीम ले गए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फोकस किस पे रहेगा, तुर और अरहर, पीजन पीस पे, ब्लैक ग्राम्स पे, मसूर पे, ठीक है। मसूर पे, उड़द पे, अरहर पे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता लेकर के आने, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स होती है, एरिया जहाँ पे पल्स कल्टिवेशन होती है उसको इंक्रीज़ करना है, पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टोरेज बढ़ाना है। हमने क्या करना है कि हमारा डोमेस्टिक जो पल्स का प्रोडक्शन होगा वो 350 लाख टन्स तक करना है, एक्सपैंड करना है एरिया 310 लाख तक हेक्टेयर्स बाय 2023, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमारा होना चाहिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट सेलिंग फीचर, 2 हमारे 2 करोड़ फार्मर्स जो है उनको गारंटीड प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वैल्यू चेन हो, आपका सारा काम करा जाएगा। बेनिफिट्स दिए जाएंगे क्योंकि ये प्रमोट क्या, दूसरे बेनिफिट्स क्या है कि आपकी जो क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, सॉइल हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट देगी, इंटर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक नीड रहती है ईच क्लस्टर की, ठीक है। तो उसके हिसाब से इंटरवेंशंस करी जाएगी। सीड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 180 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स एंड द फ्री प्रोविजन ऑफ 88 लाख सीड किट्स टू द फार्मर्स। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि 126 lakh quintal of certified seeds and the free provision of 88 lakh seed kits to the farmer will be given via seed development and distribution. Next, emphasis on the development and disseminating the high yield pest resistant होती है। procurement हमारा 100%। सो यहाँ पे क्या है कि 100% procurement होगा फॉर तुर, उड़द, मसूर एट MSP फॉर 4 years, ठीक है। नेफिड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है कि प्रोक्योर करेगा फार्मर्स से PSS मतलब प्राइस सपोर्ट स्कीम्स के थ्रू, विच इज़ PM आशा सब स्कीम। स्टेट्स क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करें। 5 साल सीड प्रोडक्शन का ध्यान देंगे, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग बाय ICR, ठीक है। साथ ही सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड हॉस्टेलिक इंटरवेंशन है। इट्स अ यूजर ओरिएंटेड सेंट्रलाइज पोर्टल रहेगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विद पार्टनरशिप विद NIC। पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन इज ऑल्सो बीइंग इटैब्लिश करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ द प्रोसेसिंग पैकेजिंग यूनिट सपोर्टेड बाय सब्सिडीज अप टू 25 लाख पर यूनिट। तो इतना कुछ हमारे स्कीम में हो रहा है। सो लेट्स जस्ट सी वंस हमारी आत्मनिर्भरता पल्सेस में आई। पल्सेस में आने के बाद क्या है कि हमने 3 क्रॉप्स पे फोकस करा है। पहली हमारी क्रॉप कौन सी है, हमारी है तुर, अरहर, उड़द, मसूर, रेड लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम्स एंड पीजन पी, ठीक है। इतने 25 से 30 तक टाइम पीरियड के लिए आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंस हटाना चाहते हैं, इसलिए पोस्ट अपना ये करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको गारंटीड प्रोक्योरमेंट कराया जाएगा, सीड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, वैल्यू चैन में भी उनका इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स देंगे, 88 लाख सीड किट देनी पड़ेगी। उसके अलावा 100% प्रोक्योरमेंट होएगा, इन सब चीज़ों का 100% प्रोक्योरमेंट होएगा। और कौन कर रहा है, नेफिड एंड आपका नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है प्रोक्योर करेंगे फार्मर से इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो भी हमारी रहेंगी। एंड उसके बाद जो स्टेट्स का काम क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। 5 साल के लिए यहाँ पे सीड प्रोडक्शन दिलवाना। साथ में एक साथी पोर्टल है। साथी पोर्टल क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे यूज़र ओरिएंटेड सेंट्रलाइज पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर विद NIC के साथ। यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट भी देखा जा रहा है, 100,000 यूनिट्स लगाई जाएंगे और यहाँ पर सब्सिडीज़ दी जाएगी 25 लाख पर यूनिट के हिसाब से। नेक्स्ट स्कीम आती है, नेक्स्ट इज दी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सो है दिस स्कीम विल बी फॉर 6 ईयर, सेंटर सेक्टर स्कीम है। वाई इट वांट्स टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, प्रमोट द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इम्प्रूव द इरीगेशन वेयर एक्सक्लूसिवली इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। और यहाँ पे यूल सी कि 100 लो परफॉर्मिंग अग्री डिस्ट्रिक्ट्स लिए जाएंगे फॉर 6 ईयर्स, जहाँ पे ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाएगा। सपोर्ट किसका है, नीति आयोग का एंड योर स्टेट और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट
इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्रॉप डाइवर्सिफाई करना है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज होना चाहिए, इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ग्रेटर एक्सेस दिया जाएगा, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर द फार्मर्स। बैकग्राउंड ये है कि 2025-26 वाले बजट में पहली बार अनाउंस हुआ था कि हम लोग कैटलाइज करना चाहते हैं अपने एग्रीकल्चर इन 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू सैचुरेशन बेस्ड कन्वर्जन ऑफ 36, जो हमारी 36 सेक्टर स्कीम थी उनको 11 मिनिस्ट्रीज के अंदर लाकर 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो अच्छे होंगे फल फूलने वाले। एस्पिरेशनल जो हमारा प्रोग्राम नीति आयोग का चलता है उसके बेसिस पे। द इंस्पिरेशन इज़ फ्रॉम योर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। ओके, उसके बाद हमारा 24,000 करोड़ का बजट यहाँ पे पास हुआ है फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। सो इट इज़ हैविंग 24,000 करोड़ एनुअल बजट फॉर 6 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2025। ये स्कीम इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करे। 3 टियर स्ट्रक्चर रहेगा, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कलेक्टर और ग्राम पंचायत देखेंगे। जो समितिज होगी वो प्रिपेयर करेगी आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर के प्लान्स को, जो भी हो रहेगा। नीति आयोग जो है रिव्यू करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लान को, और सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करे जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सैचुरेट बेस्ड कन्वर्जन क्या आपका, जो जैसे प्रधानमंत्री किसान बीमा, फसल बीमा योजना जो थी उसमें भी हम कंसोलिडेट करते हैं, सबको इंटीग्रेट करके एक स्कीम लेकर के देते हैं। फॉर उन्हीं लाइन्स पे ये है। हर एक धन धान्य डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, 117 हमारे की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स रहेंगे, क्योंकि नीति आयोग है वो आपके इंडेक्स निकालते हैं, तो वो परफॉर्मिंग स्टेज लेकर के चलेगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, डिजिटल डैशबोर्ड्स बनाए जाएंगे, क्राइटेरिया रहेगा कुछ कि हम कैसे 100 डिस्ट्रिक्ट को फाइनलाइज कर रहे हैं। सो the criterias for selecting the districts, 100 districts, is low crop productivity, yield below the national average. Second is the moderate cropping intensity, below the national average 155%. Third is the low credit access, limited penetration of bank loans or the किसान credit cards. These are the areas जिसके बेसिस पे हम लोग अपना फाइनलाइज करेंगे इसको। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है लो प्रोडक्टिविटी, नेशनल एवरेज से लो प्रोडक्टिविटी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है नेशनल एवरेज से, और लो क्रेडिट एक्सेस है। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट आएगा एंड यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट स्कीम वी हैव डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इस मिशन में क्या है, द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है 6,000 करोड़ टू स्ट्रेंथन द एग्री स्टैक अंडर दिस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। पर्पस ये है कि वी हैव टू बिल्ड अ डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम फॉर इनोवेटिव सोल्यूशन एंड टाइमली एंड रिलायबल क्रॉप एंड फार्मर इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेक्टर स्कीम, एक्सेप्ट यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आता है दैट इज डिजिटल क्रॉप सर्वे एंड द सपोर्ट टू द स्टेट फॉर IT इनिशिएटिव विच इज स्पॉन्सर्ड। सो जो भी डिजिटल सर्वेज होंगे एंड सपोर्ट जो स्टेट को दी जाएगी दैट विल बी स्पॉन्सर्ड, अदरवाइज इट्स अ डिजिटल सेक्टर स्कीम। इंटेंडेड फार्मर्स, हमारे बेनिफिशरीज हमारे फार्मर्स रहेंगे 5 साल के लिए। इट इज़ ऑल्सो फॉर द 5 ईयर 2021 to 2025। ओके, फॉर द फार्मर्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है, डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट इनोवेशंस हमारे यहाँ पे आएंगे, तभी तो हमने स्टेक्स बढ़ाने हैं। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर NEGPA बिगिन हुआ था 2010-11 में, ताकि वो प्रोवाइड करे टाइमली एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यूजिंग ICT। उसको अपडेट कराया गया 2020 में, 2021 में, ताकि हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को भी ऐड ऑन कर सकें। तो दिस वाज इट। अग्री स्टेक्स क्या होता है? इट्स अ डिजिटल पब्लिक गुड लाइक आधार फॉर एफिशिएंट फार्मर सर्विसेज, built with central state UT collaboration in the federated system, including 3 keys: agriculture registries or database, that is one is your geo referencing village map, second is your farmer registries, and third is your crop zone registries। ठीक है, ये हमारे 3 हमारे जो चीज़ें हैं, ये हमारे स्टेक्स रहेंगे अग्री स्टेक में। ठीक है, हम देखेंगे जियो रेफरेंस विलेज मैप्स, ठीक है, डिजिटल मैप होंगे एंटायर विलेज के, स्पेशल डेटा होगा, एक्यूरेट लैंड मेजरमेंट होगी, विलेज क्लासिफिकेशन होगी, फार्मर रजिस्ट्री की फार्मर की ID आ जाएगी, आधार स्ट्रक्चर के जैसे आएगा, स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स को लिंक कर दिया जाएगा, डेमोग्राफिक देखी जाएगी, क्रॉप जोन रजिस्ट्रीज मतलब कि जो क्रॉप सर्वे डिजिटली मोबाइल के थ्रू कराया जाएगा, रियल टाइम सीजनल क्रॉप रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, एंड क्रॉप कल्टिवेशन एंड एनेबलिंग द एग्रीकल्चर दिस। अब यहाँ पे देखो इससे होगा क्या, तो ये प्रोग्राम एंड स्कीम हमने देख लिया, DM के अंदर हमने एग्री स्टेक है। दूसरा है हमारे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम किस लिए कि इंटीग्रेट कर सके हम किसको, जियो स्पेशल को और नॉन जियो स्पेशल डेटा फॉर द सैटेलाइट वेदर, जिससे हम सारा चीज़ें बता सकें, वेदर कैसे, सॉइल कैसे, क्रॉप कैसी है, एंड गवर्नमेंट्स की कौन सी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। सपोर्ट कर सके कि क्रॉप मैपिंग क्या रहेगी, डाइवर्सिफिकेशन कैसे, इंश्योरेंस क्लेम कैसे करोगे विद अलाइनिंग योर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी। थर्ड हमारा नेशनल वाइड, हमारा क्या नेशन वाइड सॉइल रिसोर्स मैपिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे हमने इनिशिएट करा है
National Soil Resource Mapping Project initiated by Soil and Land Use Survey of India for high resolution satellite and ground data to map the village level soil at 1:10,000 scale. इससे हमने क्या मिलेगा, सॉइल प्रोफाइल डिटेल में मिल जाएगी, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं मैप पे, और सस्टेनेबल यूज़। तो ये हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में हमने ये सब कुछ डिजिटलाइज करने की बात करी है, ठीक है। हमारे पास ये भी आता है NGPEA जो बिगिन हुआ था 2010 में, और उसको हमने बाद में अपडेट कर दिया। तो ये हमारी चीज़ चल रही है। उसके बाद क्या है, डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी आता है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटेड हमारा जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे निकाल देगा स्टेट वाइज, स्टेट लेवल पे, ताकि हम प्लान कर सकें उस फील्ड में कि क्या उसका रिकॉर्ड है और कौन सी कौन सा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ करना चाहिए या रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है। IT इनिशिएटिव्स भी हैं जिसमें हमारा स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिशन सपोर्ट करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। और हमने महानबोलिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्टिंग सेंटर है हमारा, ठीक है, टू सपोर्ट दिस। एस्टिमेट करना है हमने क्रॉप एक्रेज क्या रही है, प्रोडक्शन क्या रहा है अंडर फसल, एंड उसके बाद असेस करना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या आ सकती है। ड्रॉट मॉनिटरिंग हो जाएगी यहाँ से, और टेक्निकल पार्टनर रहेगा किसके, आपके फसल बीमा योजना के लिए, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बीमा देना है इस क्रॉप को, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। सो ये ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं इन सब को। नेक्स्ट वी हैव मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरेस्ट सबवेंशन कॉम्पोनेंट अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम 2025-2026। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन इज वाया RBI एंड NABARD, okay, to whom farmer, tenant farmer, SHGs. For what? Who will be operating this? Your public sector banks, RRBs, cooperative banks and private sector banks. So these are the people who will be giving the loans. इंटरेस्ट सबवेंशन हो रहे हैं, तो लोन्स की बात है, तो इंटरेस्ट को माफ़ करने वाली बात जो है, जो भी इंटरवेंशन इंटरेस्ट के बेसिस पे दी जाएगी वो इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है तो RBI भी आएगा, NABARD भी आएगा, ओके। एंड यहाँ पे ऑपरेट कौन करेगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, RRBs, कोऑपरेटिव बैंक्स। नेक्स्ट क्यों करना है, क्योंकि ताकि हम अवेलेबिलिटी दे सकें ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स टू द फार्मर एट एन अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। So basically to give a short term credit to farmers at an affordable interest rate through किसान क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, अप टू 3 लाख थ्रू KCC एट द सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% विद 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन to the eligible lending institution. Secondly, prompt repayment incentives भी PRI भी दिया जाएगा 3% effectively to the farmers repaying the loan। जो लोन अच्छे से पे करवा रहे हैं उनको 3% का अलग से prompt repayment incentive भी मिलेगा, ठीक है। जिससे क्या आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 7 से कहाँ आ गया 3%, 4% पे, ठीक है। पहले आप 7% पे आप लोन दे रहे थे, 3 लाख का लोन था, ठीक है। सब्सिडाइज इंटरेस्ट 7% का था, इसके बाद 1.5% आपका इंटरेस्ट सबवेंशन एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी जाता। अब आप अच्छे से लोन रीपे कर रहे हो तो आपका KCC लोन हमारा 4% हो जाएगा, ठीक है। लोन एक्सक्लूसिवली किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, आपका एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज़ के लिए। इंटरेस्ट बेनिफिट इज़ एप्लीकेबल टू 2 लाख, ठीक है। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज़ की बात करें तो इंटरेस्ट बेनिफिट इज़ एप्लीकेबल अप टू 2 लाख। नेक्स्ट अगर हम इसमें ही बात करें तो ये प्रोवाइड करेगा फार्मर विद द क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट एंड प्रोडक्शन नीड्स। KCC हमारी जो स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड, वो 1998 में आई थी, एक्सपैंड होते हैं 2019 में, और यहाँ पे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज को भी हम ऐड कर देते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स देखें इंडियन फार्मर के कंटेक्स में, तो यहाँ पे क्या आपको एक्सेस मिल रहा है, मतलब है कि यू आर गेटिंग द स्कीम के अंडर इतने फार्मर्स हमारे आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी, प्रिवेंटिंग द डिपेंडेंस ऑन द इनफॉर्मल लैंडिंग से, इनफॉर्मल लैंडिंग से आपका बचाव हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रेस सेलिंग अंटिल द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट द कॉम्पिटिटिव प्राइस, आपको प्रिवेंट करा जाता है कि आपके अच्छे ही मार्केट में प्राइस जाए। एलिजिबिलिटी कौन है, कोई भी ओन कल्टिवेटर हो, टेनेंट फार्मर हो, SFGs हो, आपके जॉइंट लेंडर हो, आपका क्रॉप शेयर्स हो, कोई भी हो सकता है, ओरल लीज भी हो, सब। ऐसा नहीं है कि आप ही फार्मर हो, आपकी ही लैंड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेनेंट भी हो सकते हो, आप ओनर भी हो सकते हो, आप SHGs वाले भी हो सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब हमने कल्टिवेट करी क्रॉप, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट भी देख रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोड्यूस मार्केट लोन्स भी देखा जा रहा है, हाउस होल्ड कंजम्पशन भी देखा जा रहा है, वर्क कैपिटल भी देखा जा रहा है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट, मतलब उस फार्म को एसेट को मेंटेन करने के लिए कितना वर्क कैपिटल लग रहा है उसको भी देखा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट्स भी देखे जा रहे हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ पे कितना जा रहा है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कवर्ड है, ना कि सिर्फ क्रॉप का कल्टिवेशन हार्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो जो कैलकुलेशन है क्रेडिट लिमिट की, वो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न और पर्पस के बेसिस पे करी जाएगी। इशू कौन करेगा, वही हमने ऊपर भी देखा, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पैक्स,
प्राइमरी एग्रीकल्चर आपके योर ऐसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ड्यूरेशन कितनी, 5 साल की। पीरियोडिक रिव्यू देखा जाएगा। किसान ऋण पोर्टल एक बनाया गया ताकि ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इस चीज़ की देखी जा सके यहाँ से। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि हमारी आई है योर मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है, ये पहले वाले की कंटिन्यूएशन में है, सेक्टर स्कीम है। इम्प्लीमेंटेशन आरबीआई और नाबार्ड कर रहे हैं, किनको दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं। और यहाँ पे ऑपरेट हमारे पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूट बैंक्स देखेंगे, ठीक है, ताकि हम अफोर्डेबल लोन्स दे सके किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। शॉर्ट टर्म लोन्स हमारे 3 लाख के होंगे, जिसको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट 7% का रहेगा, विद 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा। अगर आप अच्छे से रीपे करो तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% पे आ जाता है। और यहाँ पे जो लोन है वो अगर हम एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज़ की बात करें तो वो 2 लाख तक का जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है हमारा, केसेस हमारे बहुत पहले शुरू हुए थे, 2019 में उसको मॉडिफाइड करा है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ अगर हम देखें तो सिर्फ अच्छा ये एलिजिबिलिटी और ये एक्टिविटीज़ बहुत एक्सक्लूसिव है, ठीक है, इंक्लूसिव है बहुत सारे लोगों को। आपके ओनर्स भी देखे जाते हैं, टेनर्स भी, एसएचजीज भी, शेयर क्रॉपर्स भी, जॉइंट लैंडर्स भी। किस किस चीज़ का, कल्टिवेशन के लिए भी, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए भी, मार्केट के लोन के लिए भी, हाउस होल्ड कंजम्पशन भी देखा जाएगा, वर्क कैपिटल भी देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या लग रही है वो भी देखी जाती है, एनिमल हस्बेंड्री और इन सब के ऊपर, ठीक है। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारी चीज़ें आती है। क्रेडिट लिमिट किससे होगी, क्या क्रॉपिंग पैटर्न आपका रहा है और क्या आपका पर्पस था। उसके बाद हमने देखा इशू किसने करा है, 5 साल के लिए पीरियोडिक रिव्यू होगा। एक ऋण पोर्टल भी बनाया ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके क्या चीज़ें कहाँ पे चल रही है। नाउ वी हैव प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। मॉडर्नाइजेशन करने के इसका हमने कमांड एरिया डेवलपमेंट का एंड वाटर मैनेजमेंट का, ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंदर, ठीक है। हमारी सिंचाई योजना आई थी, उसका पीरियड 2025-26 जो भी था उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमने फिजिकल एक्सेस करने के इसको, पानी ऑन द फार्म, वाटर ऑन द फार्म, एक्सपैंड करने कल्टिवेबल एरियाज़ को, अंडर अश्योर्ड इरीगेशन, फार्म ऑन इम्प्रूव ऑन द फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है, एवरीथिंग। स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंडली इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अगर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इम्प्लीमेंटेशन आपका स्टेट के पास चला जाता है, स्टेट आपकी नोडल डिपार्टमेंट बना देती है, ठीक है। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारा देख रहे हैं। मॉनिटरिंग भी कैसे होगी, वेब के बेस थ्रू हो रही है, दैट इज़ आपका MIS, आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है किस सिंचाई योजना के लिए, उसके थ्रू यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें इसमें तो वी हैव कि हमने क्या करना है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रही है कि इरिगेशन में एट द फील्ड लेवल की प्रिपेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जब जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी वो कन्वर्ट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एनहांस करना है फिजिकल एक्सेस, पानी मिले फार्म को, एक्सपैंड करे कल्टिवेबल एरियाज़ को, और अश्योर्ड इरिगेशन, हर खेत को पानी मिल सके। सेकेंडली यहाँ पे वाटर सोर्सेज क्या रहेंगे, ठीक है, जो भी बेस्ट यूज़ हो सकता है पानी का उस तरीके से अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ करा जाएगा। ऑन फार्म वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी बढ़ाई जाएगी ताकि वेस्टेज कम से कम हो। रिड्यूस करा जाएगा प्रिसिशन इरिगेशन, अदर वाटर सेविंग टेक्निक्स। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यस। अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि आपके 2015-16 में आई थी, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, एक्सक्लरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम आया था जो कि फास्टर कंप्लीशन करा रहा था मेजर एंड मीडियम इरिगेशन को थ्रू नेशनल प्रोजेक्ट्स। हर खेत को पानी इसके अंदर आती है, वो कमांड एरिया डेवलपमेंट को करती है, जैसे हमने देखा अभी सरफेस माइनर इरिगेशन लेकर के आएगी एंड एवरीथिंग, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट हो, चाहे आपका रिपेयर रिजुनेशन हो, ये सब हमारा देखा जाता है हर खेत को पानी के अंदर। फिर आता है आपका वाटर शेड डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट, ये इंप्लीमेंट हो रहा था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर वाटर डेवलपमेंट कॉम्पोनेंट आया था। इसका सेकेंड 2.0 में सेकेंड फेज़ में क्या होता है, ये प्रोग्राम जो है डिज़ाइन करता है कि हम एक डेवलप करेंगे डिग्रेडेड और रेन फेड एरिया को, थ्रू विच क्या है आपका जो इंटीग्रेट कर सकते हैं हम नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटिंग द नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी हमारे इसका पार्ट था 2015 से 21 तक, ठीक है। देन इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के थ्रू बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इन सबको कन्वर्ज करा, एम टू इंश्योर कि हम कन्वर्ज करके रूरल वाटर जो कंजर्वेशन उसको कर सके, उसको मैनेज कर सके अंडर MG नरेगा और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सोलर मिशन, RFID, PM प्लान, MLA लैड, लोकल बॉडीज़ फंड, और इनके थ्रू हम इनको कन्वर्ज करके इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे में। तो ये हमारी कृषि सिंचाई योजना की स्कीम है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपका आता है, हमने मॉडर्नाइज कर दिया कमांड एरिया डेवलपमेंट को एज ए सब स्कीम जो इसके अंदर थी। हमने देखा फॉर द पीरियड 2025-26 हमने देखा कि यहाँ पे वही पानी की एक्सेसिबिलिटी, फार्म पे हर खेत को पानी जाना है, हर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, लो वेस्टेज, इरिगेशन बेनिफिट्स हमारे अच्छे होने चाहिए, ठीक है। वाटर शेड डेवलपमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमारा ये चीज़ आएगी। ये जो हमारा वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री विल टेक केयर ऑफ दिस, ऐसे करके हमारी स्कीम है। नेक्स्ट वी हैव फसल बीमा योजना।
फसल बीमा योजना में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो फार्मर है उन्होंने अनाउंस करा है कि जो क्रॉप्स होती है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू किस वजह से, वाइल्ड एनिमल के अटैक से और पैडी इंडिविजिनेशन की वजह से। तो उनको कवर करने के लिए, उसका बीमा करने के लिए हमारा फसल बीमा योजना आई थी और ये हमारी शुरू होती है अंडर दिस स्टार्टिंग फ्रॉम खरीफ 2026 सीजन, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है फार्मर्स को, क्योंकि वहाँ पे क्या क्रॉप लॉस हो रहा है, डैमेजेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो उसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो सेक्टर नहीं रख सकता है, क्योंकि हर स्टेट में क्या है, आपका जो डैमेज का इशू है वो अलग हुआ, तो इसलिए स्पॉन्सर स्कीम है। जितने भी फार्मर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो शेयर क्रॉपर हो, टेनेंट फार्मर हो, या फिर नोटिफाइड क्रॉप्स इन द नोटिफाइड एरियाज, क्योंकि अब क्या है, क्रॉप तो उस इंसान की खराब हो रही है ना जो उगा रहा है, तो इट्स नॉट ऑलवेज दी ओनर। तो यहाँ पे शेयर क्रॉपर 10 फार्मर्स में आएंगे। एनरोलमेंट क्या 100% वॉलंटरी, खुद अपनी मर्जी से आके आप करोगे। कवरेज क्या है, फूड क्रॉप को देखा जाएगा, जैसे सीरियल्स, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये हमारी जो कवरेज है इन फूड क्रॉप्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी फार्मर्स को, जो भी आप डैमेज आपको अनफोर्सिन इवेंट की वजह से हो रहे हैं, स्टेबलाइज इनकम ताकि उनकी इनकम को स्टेबलाइज करा जा सके और फार्मिंग कंटिन्यू कर सकें। एनकरेज करेंगे फार्मर की ताकि वो अडॉप्ट करें इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सो दैट ये डैमेजेस ही कम से कम हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे 2016 में ये लॉन्च हुई थी, रिप्लेस करा था इसने नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को, और यहाँ पे मॉडिफाइड यूज होती है, इनको रिप्लेस करके हमारी फसल बीमा योजना आई थी, ठीक है। इसने क्या करा था, ये स्कीम ऑपरेट करती है एरिया अप्रोच के ऊपर, कि वेयर द विलेज एंड ग्राम पंचायत जो है वो डिफाइंड एक यूनिट हो जाएगी फॉर द मेजर क्रॉप। देन नेक्स्ट आता है आपका योर दिस थिंग, प्रीमियम शेयर्ड इक्वली 50-50% रहेगा, 50 स्टेट दे रहे, 50 आपके सेंटर दे रही है, लेकिन नॉर्दर्न और हिमालयन स्टेट के लिए हमारा 90-10 रहता है स्पॉन्सर स्कीम में भी। प्रीमियम रेट हमारा क्या था, जैसे खैरिफ क्रॉप है उसको 2% का सब इंश्योर्ड मिलेगा, ठीक है, और राबी को 1.5 मिल रहा था, एनुअल कॉमर्शियल को 5% मिल रहा था। तो ये हमारा आपका बीमा के ऊपर ये चीज़ थी। अब यहाँ पे बोला है कि क्रॉप रिस्क क्या हो सकता है, प्रिवेंटिंग द सोइंग, प्लांटिंग एंड जर्मिनेशन रिस्क, जो भी उगाने के टाइम पे, प्लांटेशन जर्मिनेशन के टाइम पे वो आएगा। स्टैंडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन भी देखी जाएगी कि सोइंग टू हार्वेस्ट तक का मतलब ईल्ड लॉस हो रहा है फ्रॉम द ड्रॉट की वजह से, ड्राई स्पेल की वजह से, फ्लड की वजह से, इंडिडेशन की वजह से, ये वाली चीज़ भी कवर होती है। पोस्ट हार्वेस्ट कवरेज भी देखा जाता है 2 हफ्ते तक, हार्वेस्ट होने के 2 हफ्ते तक फील्ड ड्राइड क्रॉप्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल स्टॉर्म, साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन की वजह से, आपके 2 हफ्ते तक आपको फील्ड में अगर कटाई पड़ी है तो तब तक। लोकलाइज क्लैमिटीज़ मतलब कि जो हेल स्टॉर्म आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, जो भी लोकल रिस्क होंगे उसको भी देखा जाता है। एड ऑन वाइल्ड लाइफ डैमेज भी देखा जाता है। स्टेट में ऑफर कवरेज अगेंस्ट जो भी हमारे इन तरीके के लॉस हो रहे हैं, ठीक है। रिस्क कवरेज हमने देख लिया कि हमने सोइंग, प्लांटिंग देख रहे हैं। 25% हमारा जो सम इंश्योर्ड था, इफ़ मोर देन 75% द नोटिफाइड एरिया रिमेन्स अनसोन ड्यू टू दी, अच्छा 25% ही आपका सम इंश्योर्ड दिया जाएगा अगर हमारा 75% ऑफ नोटिफाइड एरिया बिना उगाए रहता है ड्यू टू एडवर्स वेदर, मतलब कि वेदर की वजह से हम लोग उसको उगा ही नहीं पा रहे, 75% हमारी फील्ड उग ही नहीं पा रही है, तो 25% आपका सम इंश्योर्ड दिया जाएगा, ठीक है, अप टू। फिर है स्टैंडिंग क्रॉप जो थी, कॉम्प्रिहेंसिव यील्ड हमारी आती है, उसमें लॉस हो गया क्योंकि हमने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, इसकी वजह से। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देख ली 2 हफ्ते तक, माइंड दैट 2 वीक्स। उसके बाद लोकलाइज क्लेमिटीज़ देख ली, एड-ऑन्स भी देख लिया, जैसे वाइल्ड ये 2026 में आया कि जो वाइल्ड एनिमल अटैक कर देते हैं विद इन 72 आवर्स वाया ऐप, आपको बताओ, एंड पैडी इंडिविजुनेशन। ओके, इसके हमारे पीएम इसमें हमारा आता है एक तो येस्टेक क्या है, यील्ड एस्टिमेशन के लिए हमारा एक सिस्टम बनाया था, रिमोट सेंसिंग था ये, ठीक है। सेकेंड है विंड आपका वेदर इन्फॉर्मेशन देगा, रेन गॉस, हाइपर लोकल डेटा आपको प्रोवाइड कराएगा। क्रॉपिक रियल टाइम क्रॉप मॉनिटरिंग कर रहा था, जियो टैग कर रही थी फोटो, और हमने देखना था कि क्या उसमें क्लेम वैलिडेशन हो सकता है। एड ऐप हमारी मोबाइल एनरोलमेंट थी फॉर नॉन लोन, जिन्होंने लोन नहीं लिया उन फार्मर्स के लिए। एनसिप हमारे नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, ठीक है, ये हमारा डिटेल दे देती, लैंड रिकॉर्ड्स के, एनरोलमेंट, डीबीटी, सारा कुछ, ठीक है। टेन्योर हमारा क्या है, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज इम्पैनल करेगी 3 साल का पीरियड टू एंश्योर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारा इसमें फसल बीमा योजना में हमने कवर करा। क्या क्या कवर करा है, लेट्स सी अगेन। तो हमारी फसल बीमा योजना थी, ठीक है। अब हमने 2026 में क्या ऐड करा, हमने वाइल्ड एनिमल का अटैक और पैडी इंडिविजुनेशन का चीज़ को ऐड कर दिया कि अगर इस वजह से हो रहा है तो भी यू विल गेट दी इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस मिल रहा है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, नोटिफाइड एरिया, नोटिफाइड क्रॉप्स है हमारी, ठीक है, 100% वॉलंटरी आप आओगे। फूड कवरेज हमारा फूड क्रॉप्स का है, कवरेज अगर हम देखें फूड क्रॉप्स का है, ऑयल सीड्स का है, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का है, ठीक है। फिर उसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको, फाइनेंशियल हेल्प है। 2016 में इसने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स को रिप्लेस करके ये आई थी, एरिया बेस हमने चलाई थी, 50-50 सेंटर स्टेट का रहता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में 90-10 का रहता है।
खैरिफ पे 2% सम इंश्योर्ड मिलता है, रैबी पे 1.5% मिलता है और कॉमर्स पे 5% मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कवर क्या क्या हो रहा है आपके सोइंग एंड प्लांटिंग सीजन में अगर कोई इशू आ रहा है वेदर की वजह से, स्टैंडिंग क्रॉप्स के टाइम पे अगर कुछ भी हमारा क्या है यील्ड कम हो गई है नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क की वजह से, पोस्ट हार्वेस्ट 2 हफ्ते तक अगर आपकी क्रॉप फील्ड में है और तब वहाँ पे हेल स्टॉर्म साइक्लोन कुछ आ जाता है, डिजास्टर हो जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लोकलाइज क्लेमिटीज़ भी इंक्लूडेड होती है। एड ऑन हमने देखा वाइल्ड एनिमल अटैक देख लिया कि 72 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट करना होगा ऐप्स के थ्रू। ऑल्सो हमने देखा यहाँ पे ये स्टेक आता है यील्ड एस्टिमेशन के लिए, विंस आती है वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए, क्रॉपिक आता है कि क्रॉप का आप जियो टैग फोटोग्राफ भेज दो एंड विल सी द क्लेम किस हिसाब से दिया जाएगा। एड ऐप आती है आपकी मोबाइल नॉन लोनीज के लिए। ठीक है, फिर एनसिप हमारी आती है, ये हमारा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है जिसमें आप डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स देख सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज एम्पैनल करती है 3 ईयर का पीरियड टू इंश्योर कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हमारा ठीक है रहेगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो हमारी 3 ईयर का हमारा इंश्योरेंस कंपनी दे रही हैं और ये सारे हमारे इसमें हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्कीम PM किसान सम्मान निधि, 21st इंस्टॉलमेंट हुई है इसकी और यहाँ पे हमने 18,000 करोड़ दिए हैं 9 करोड़ फार्मर्स को। ठीक है, इट्स डबल द, मतलब सबको ये लगा लो 9 करोड़ फार्मर है, सबको 2 के हिसाब से मिला है। ठीक है, तो 9 करोड़ फार्मर है, 18,000 2000 के हिसाब से आपको गया थ्रू सीमलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे डबल द अमाउंट ऑफ योर फार्मर्स हमारे यहाँ गया है 9 से 18 डबल क्या। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो कि आपका क्या सप्लीमेंट करना है जो भी फाइनेंशियल नीड्स थी। ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स जिनकी फैमिलीज इज़ प्रिक्योरिंग वेरियस इनपुट्स एंड ऑल्सो डोमेस्टिक नीड्स, सेंटर सेक्टर स्कीम है ये। बेनिफिशरीज कितने, ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स, यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स आता है वो हम आगे देखेंगे। 6,000 हर एक साल दिया जा रहा था इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 2,000 हर एक चौथे महीने, हर 4 महीने आपके पास 2,000 रुपये आ रहे थे और ऐसे करके आपके पास 6,000 रुपये आ रहे थे। ठीक है, फिर आप देखते हो कि इनकम सपोर्ट हो जाती है ऑल द लैंड होल्डिंग जो भी हमारे एलिजिबल फार्मर फैमिलीज़ हैं उनको। फैमिलीज़ कौन कौन सी, हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। ठीक है, बेनिफिशरीज हम स्टेट और यूटी हमारी बताइए कौन बेनिफिशरी है। रजिस्ट्रेशन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको PM किसान पोर्टल के थ्रू या फिर आप CSC सेंटर जाकर करवा सकते हो। लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी रहेगा, आपको बताना पड़ेगा कौन सी आपकी लैंड है जिसके लिए आप बेनिफिट्स ले रहे हो। एक्सेप्शन है किसका, आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, झारखंड विद स्पेशल लैंड रिकॉर्ड प्रोविजंस, वहाँ पे आपके एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपको अपने लैंड रिकॉर्ड्स मैंडेटरी दिखाने पड़ेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड का क्या प्रोवाइड, जो भी बेनिफिशरीज है शॉर्ट टर्म लोन्स का वो आपको 4% का इंटरेस्ट मिल ही रहा है, टाइमली रीपेमेंट कर रहे हो तो आप तब। ठीक है, प्रिवेंट करना है फंड का मिसयूज़, क्योंकि हमने क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है 5% बेनिफिशरीज एनुअली एंड हमारा आधार ऑथेंटिकेशन होगा, बाकी हमारा इनकम टैक्स पे वेरिफिकेशन भी होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हमने बता दिया सेंट्रल बनाई जाएगी जो कि मॉनिटर करेगी और स्टेट पे हमारे बैठाए जाएंगे PMUs। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल आपका किस तरीके से हो रहा है, रिजॉल्व करना है 2 हफ्ते के अंदर, जो भी केस है उसको 2 हफ्ते के अंदर करना है, कमेटी आपकी रिजॉल्व करेगी। एक्सक्लूजन किसका है, जो भी हमारे हायर इकोनॉमिक स्टेटस के बेनिफिशियरी है उनको अलाउड नहीं करा गया है। देयर आर सर्टेन अदर पीपल जिनको अलाउड नहीं करा गया विच आर फार्मर्स फैमिली। एक्सक्लूड कौन कौन सी, जो कि पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुके हैं, पहले या प्रेजेंटली किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रखी है। सेकेंडली, जो भी आपके फॉर्मर या प्रेजेंट लेजिस्लेचर है या मिनिस्टर है एट द 3 टियर ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, जो जिस इंसान ने अपने लास्ट असेसमेंट में इनकम टैक्स पे करा है या फिर कोई प्रोफेशनल है, इंजीनियर, डॉक्टर है आपका यहाँ पे, सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर होता है गवर्नमेंट का या PSCs का, पेंशनर जिसको 10,000 रुपये मिल रहा है महीने का वो, एंड ऑल द इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, इनकी फैमिलीज़ को एक्सक्लूड करा गया है, दे विल नॉट गेट द बेनिफिट्स। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द स्कीम। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पे आपकी बहुत सारा पैसा लगा है। ठीक है, बेसिकली हमने 6,000 देना है पर ईयर, 4 महीने में 2-2 हज़ार जाएंगे 3 बार। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। एलिजिबिलिटी देख ली, फैमिलीज़ में सिर्फ हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन ही आता है, और वो फैमिलीज़ नहीं होंगी जिसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब कोई प्रोफेशनल सर्विस में, या फिर कोई ऑफिसर रिटायर्ड है, या फिर आपकी पेंशन 10,000 की मिल जाती है महीने या उससे ज़्यादा, आपकी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग है, या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर कोई मिनिस्ट्री गवर्नेंस में रह चुके, या फिर आपने लास्ट टाइम आपने टैक्स पे करा था ये। और इनकी लिस्ट कौन बनाएगा, स्टेट एंड यूटी बनाएगी। रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है, आपका PM के साथ बोले CSC सेंटर में जाकर करवाना होता है। लैंड रिकॉर्ड मैंडेटरी होता है, लेकिन छोड़ दो किनको, फॉरेस्ट ड्वेलर को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, झारखंड को। KCC के थ्रू आपका अगर अच्छे से लोन रीपे कर रहे हो तो 4% का सब इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे फंड वंड्स देखे जाएंगे, 5% बेनिफिशरीज एनुअली हमारे वेरीफाई कराए जाएंगे। ठीक है, PME यूनिट्स हमारी स्टेट्स में लगा दी जाएंगे। ग्रीवेंस जो है 2 हफ्ते के अंदर आपको करना होगा। दिस इज़ अबाउट द स्कीम।
नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट मिनिस्ट्री विच इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। सो केमिकल एंड फर्टिलाइजर में वी हैव फर्स्ट स्कीम एज द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम. इट बेसिकली कवर्स योर PNK फर्टिलाइजर फॉर द रैबी सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ रेट्स डिसाइड हुए सब्सिडाइज रेट पे फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं. पर्पस ये है कि हम अवेलेबिलिटी जो हमारी प्योर के फर्टिलाइजर के उसको अफोर्डेबल प्राइस पे देना चाहते हैं ताकि बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ हो सके. ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, इम्प्लीमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर कर रहा है इसको. ये आपकी आती है फ्री कंसेशन, मतलब कि इन एडिशन टू द NBS जो फ्री होंगे फॉर द मूवमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी डीकंट्रोल्ड फर्टिलाइजर बाय द रेल और रोड्स के होते हैं उस पर हमारा कंसेशन लग जाएगा. टेन्योर क्या, सब्सिडाइज रेट आर फिक्सेबल बाय एनुअली, मतलब एक बार कैरेट के लिए एक बार रैबी के लिए हमारे साल में 2 बार आते हैं. कवरेज 28 ग्रेड रहेगा, 28 ग्रेड्स ऑफ PNK फर्टिलाइजर्स, डैम्पो, मैम्पो, मोपो, SSPO, अमोनियम सल्फेटो. फोर्टिफिकेशन एक एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है फर्टिलाइजर फोर्टिफाइड विद द सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें बोरॉन और जिंक आ जाता है. तो इसके फोर्टिफाई करते हैं. फोर्टिफाई का मतलब क्या था, उसके न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट करके चीज़ें दी जा रही है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हम बैलेंस फर्टिलाइजर देना चाहते हैं ताकि हम बैलेंस एप्लीकेशन करवा सकें न्यूट्रिशंस की, जो कि आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर होते हैं जो कि सॉयल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. अफोर्डेबिलिटी टू इंश्योर दैट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आर अवेलेबल टू द फार्मर एट रीजनेबल और सब्सिडाइज प्राइस में मिल सकते हैं. इससे हमारा जो कंपटीशन है अमंग द फर्टिलाइजर कंपनीज वो इम्प्रूव करेगा अपनी एफिशिएंसी और क्वालिटी को, ठीक है. तो ये हमारी इस स्कीम का बेसिक है. सेलियन फीचर हमने देख लिया. बैकग्राउंड यही था कि हमारा क्या है, 2020 में हमारा प्रोडक्ट बेस हमारी चीज़ें चल रही थी, गवर्नमेंट फिक्स कर देती MRP, सब्सिडी मिल जाती थी. सब्सिडी इज इक्वल्स टू योर कॉस्ट माइनस MRP, ये सब हमारी थी. ऐसे करके ये हमारा बैकग्राउंड था. फिर उसके बाद हमारा प्राइसिंग, MRP और मार्केट डायनामिक्स देखे. फिर हमारे अब फ्री सब्सिडी अवेलेबिलिटी हमने दे दी है, ठीक है. लास्ट में DBT के थ्रू चीज़ें हो जाती हैं एंड आपका इंटीग्रेट कर दिया हमने फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को. और यहाँ पे आता है ई-प्रणाम आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव है जो कि रिड्यूस करेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स को. और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, एग्रीकल्चर को ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स लेकर के आ रहे हैं ताकि वो उसको अच्छे से अलाइन कर सके बैलेंस फर्टिलाइजर गोल्स को, ठीक है. ऑब्लिगेशन क्या है हमारे पास फॉर द फर्टिलाइजर कंपनीज अंडर NBS कि हमने क्या करना है, द रिक्वायर्ड टू प्रिंट मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल सब्सिडीज, ठीक है. कि इतना हमारा MRP था, ये एप्लीकेबल सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर बैग क्लियरली. तो जब भी कोई सेल होती है अबव द प्रिंटेड MRP इज पनिशेबल, ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है. सेकेंडली जो कंपनी है उनको मैंडेटरी है टू सबमिट दी सर्टिफाइड कोस्ट डेटा इन ऑर्डर टू एग्जामिन जो भी रीजनेबलनेस रही है MRP की PNK फर्टिलाइजर के. तीसरा, कंपनी को क्या है, रिपोर्ट करना होता है MRP ऑफ PNK फर्टिलाइजर रेगुलरली डिपार्टमेंट को बताना होता है जाकर के, ठीक है. दिस इज अबाउट योर स्कीम. देखो हमने पहले क्या करा, हमने प्राइस कंट्रोल करने की बात करी. यहाँ पे हम क्या करते हैं, MRP को हम डी कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है यूरिया कंट्रोल, ठीक है. और फिर हमने NNP पोटेशियम और फोस्फेट का फर्टिलाइजर डी कंट्रोल करते हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट मॉनिटरिंग है ये. इसके बाद हमने क्या करा, ये सब तो हमने कर लिया. NPK का हमारा देख लिया हमने. फिर उसके बाद हमने फोर्टिफिकेशन के लिए बोरॉन और जिंक पे भी एडिशनल सब्सिडी दे दी. तो फोर्टिफाइड चीज़ आ गई. अब हमने क्या करा, फ्री सब्सिडी प्रोवाइड करवाई रेल और रोड को ताकि ट्रांसपोर्टेशन में भी ज़्यादा खर्चा ना आए. DBT के थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन देखते हैं और पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. फिर है IFMs इंटीग्रेट कर रहे हैं फार्मर मैनेजमेंट सिस्टम को. यहाँ पे प्रोडक्शन मॉनिटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सारा ऑनलाइन वेब के थ्रू मॉनिटर करा जाएगा. लास्टली हमारा क्या, PM प्रणाम कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव हम लेकर गए ताकि हम केमिकल फर्टिलाइजर का रिड्यूस कर सकें और ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर जो अच्छे हैं और दिए उनको हम यूज़ कर सकें. और उसको क्या है हमारा अलाइन करेंगे विद द बैलेंस फर्टिलाइजर गोल. दिस इज इट. वन थिंग आई हैव वांट टू मेंशन इज़ नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है. लीफ स्टेम ग्रोथ हमारी यहाँ से होती है. सॉइल फर्टिलिटी को जो है इम्प्रूव कर देता है. और यहाँ पे जो लीफ का ये जो येलोनेस होती है उसको खत्म, मतलब बेसिकली इस डेफिशिएंसी को कम करने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करता है. और यहाँ पे हम यूरिया में भी अमोनियम सल्फेट और इनमें हमारा नाइट्रोजन होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके फॉस्फोरस की, तो ये रूट डेवलपमेंट में काम करता है, एनर्जी ट्रांसफर में काम करता है, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सॉइल एनरिचमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए. नाइट्रोजन में जो सॉइल का एनरिचमेंट हो रहा है वो कम हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है. सॉइल फर्टाइल हो रही है लेकिन थोड़े टाइम के लिए. यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका सॉइल एनरिचमेंट हो जाता है. और ये आपके DAP, SSP एंड TSP में आपको फॉस्फोरस मिल जाता है. अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आपका डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी देता है, ठीक है. स्ट्रेंथन कर देता है आपके प्लांट को और ईल्ड भी बढ़ाता है. ईल्ड आपको पोटेशियम बढ़ा रहा है, ठीक है. साथ में ये MOP और SOP में मिलता है.
अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, स्पेशली ये हमारा लीफ क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारी राइस होती है, वीट होती है, मेज़ होते हैं, उसके लिए हमें नाइट्रोजन ज़रूर चाहिए होता है। और ये बहुत मोबाइल होता है, इसकी लीचिंग बहुत जल्दी हो जाता है अगर रेनफॉल होती है तो, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस जो है हमारा रूट डेवलपमेंट में काम आता है, हमने देख लिया, ठीक है। और ये हमारा फॉस्फोरस डेफिशिएंसी हमारे इंडियन सॉइल में मेनली रहती ही है। पोटेशियम की बात करें तो यहाँ पे जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो जाता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, इसको हम क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। और ये आपका जो है क्रॉप को स्ट्रेंथन करता है, ईल्ड क्वालिटी बढ़ाता है, ड्रॉट टॉलरेंस चीज़ें यहाँ से आती है, डिजीज रेजिस्टेंट वाला काम भी हमारा पोटेशियम का ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक स्कीम्स। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा कि कुछ हम अमेंडमेंट्स करें, कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज कर रहे हैं स्कीम के अंदर, ताकि हम जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उसको एड्रेस कर सके, तो अच्छा खासा हायर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके। किस चीज़ के लिए? आपका स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी इनोवेशन के लिए, एरिया लाइक रेयर डिजीज़ एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विच इज़ द न्यू कंसर्न फॉर योर, ठीक है, हेल्थ में। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म करने जो इंडिया का फार्मा और मेडटेक सेक्टर है उसको कोस्ट बेस्ड कम्पिटिटिवनेस से इनोवेशन बेस्ड लेकर के जाना है, ठीक है। कि पैसे कटौती की जगह आप इनोवेशन पे लेकर के आओ, स्ट्रेंथन करो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रमोट करो R&D। ये सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेक्टर स्पॉन्सर हो ही नहीं सकती है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी लगाई जाएगी आपके ऑन द बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल एंड इम्प्लीमेंटेशन। 5 साल की स्कीम है 2023 से लेकर 27-28 तक। बेनिफिशरीज कौन है? फार्मास्यूटिकल, मेडटेक इंडस्ट्रीज, MSMEs, स्टार्टअप्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम क्या क्यों करना चाह रहे हैं? हम इनक्रेज करना चाह रहे हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज़ है वो इन्वेस्ट करें R&D में एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरियाज़ में। और यहाँ पे हम कल्चर ऑफ इनोवेशन इनकलकेट करना चाहते हैं, कल्चर ऑफ क्वालिटी रिसर्च एंड नर्चर करना चाहते हैं, पूल ऑफ साइंटिस्ट बाय प्रमोटिंग द इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज, ओके। कंपिटिटिवनेस हमारा बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल सस्टेन कंपिटिटिव एडवांटेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हम घटाना चाहते हैं हाईटेक मेडिकल टेक्नोलॉजीज और ड्रग्स में। कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? इसका पहला हमारा है कि हमारा इटैब्लिशमेंट होगा COE, मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। 7 एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे, तो इफ़ वी कैन हैव अ लुक हियर, मोहाली में है, अहमदाबाद में, हैदराबाद में है, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में है, कलकत्ता में है, आपका सेंट्रल में है समवेयर, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, और एक आपका ये है, नहीं समझ आ रहा। टेंटेटिव कॉस्ट हमारी 700 करोड़ रहेगी ओवर द 5 या 5 साल में हम 700 करोड़ लगा देंगे इसमें। फोकस क्या रहेगा? एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल ड्रग डिस्कवरी करनी है, ठीक है। फिर आपका मेडिकल डिवाइसेस, बल्क ड्रग्स, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ केमिस्ट्री, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फाइटो फार्मास्यूटिकल्स एंड योर बायोलॉजिकल थेरेपेटिक्स। यहाँ पे कॉम्पोनेंट भी हम यहाँ पे प्रमोट करना चाह रहे हैं रिसर्च इन द फार्मा एंड मेडटेक सेक्टर। कैसे प्रोवाइड करा जाएगा? प्रमोट करने के लिए फंड R&D को इन 6 प्रायोरिटी एरियाज विद अ टोटल ऑफ 4300 करोड़, ठीक है। कौन कौन से आपके 6 प्रायोरिटी एरियाज? पहला है केमिकल एंड न्यू केमिकल एंटिटीज़, सेकेंड है कॉम्प्लेक्स जेनरिक, जो जेनरिक होता है उनको कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपनीज APIs ये सब में। प्रेसिशन मेडिसिन, टारगेटेड इनोवेटिव थेरेपेटिक्स, जीन थेरेपी जैसे स्टेम सेल हो गया, ड्रग डेवलपमेंट एंड AMRs, ऑर्फन ड्रग्स जो कि रेयर डिजीज़ के लिए होते हैं। देन यू हैव मेडिकल डिवाइसेस, हमारे मशीन लर्निंग AI बेस्ड हमारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट है हमारे इनके लिए। फंडिंग जो है माइलस्टोन बेस्ड, हमारी जो फंडिंग है रिलीज इन इंस्टॉलमेंट। जैसे ही आपने कोई स्पेसिफिक माइलस्टोन अचीव करा, एग्जांपल 10 करोड़ हमने साइन कर, 10% हम साइनिंग के पे देंगे, 30% हम फर्स्ट माइलस्टोन पे देंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग देंगे। तो जैसे माइलस्टोन अचीव हो जाएगा आपकी फंडिंग आपको रिसीव हो जाएगी। बेनिफिट शेयरिंग मस्ट बेनिफिशरीज मस्ट शेयर बेनिफिट्स विद द गवर्नमेंट, ठीक है। रॉयल्टी आपकी 10% फॉर B1 ऐसे ऐसे करके है, और नेट सेल और बाय प्रोवाइडिंग द इक्विटी 100% ऑफ असिस्टेंस वैल्यू, ऐसे करके आपको मतलब बेसिकली बेनिफिट शेयर करने पड़ेंगे सरकार के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एम्पावर्ड कमिटीज़ होगी जो कि CEO ऑफ नीति आयोग चेयर करेगा ताकि वो मॉनिटर कर सके और रिव्यू कर सके स्कीम्स को। स्टीयरिंग कमेटी है जो कि चेयर करेगी जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा का सेक्रेटरी है उनके थ्रू, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट स्कीम सिविल एविएशन, ओके, इसको देखते हैं पहले एक बार ये रिव्यू ले लें कि हमने बनाया है फार्मा और मेडटेक के लिए, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी इनोवेशन कराना चाह, R&D पे फोकस है हमारे, कोस्ट इफेक्टिव से इनोवेशन की तरफ सेक्टर स्कीम है। एजेंसी वाले हमारे मैनेजमेंट एजेंसीज दिए जाएंगे डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, 2027-28 चलेगी। बेनिफिशरीज हमारे इंडस्ट्रीज़, MSMEs और ये सब रहेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा हमने 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट हमने क्या करना है, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, दूसरे में हमने प्रमोट करना है मेडटेक सेक्टर को। रिसर्च बढ़ाने के लिए हमने क्या है, हमने 700 करोड़ रुपए लगा दिए हैं, 5 साल में हम दे देंगे, और हमारे कुछ सेंटर्स बनाए 7, ठीक है, उनका ये फोकस एरिया कि इन चीज़ों पर काम करेंगे, ठीक है, ये हमारा फोकस एरिया है। फिर उसके बाद कंपोनेंट बी में क्या है, हमारे मेडटेक और इन पे यहाँ पे 4300 करोड़ रुपए लगा दिए जाएंगे, और यहाँ पे 6 प्रायोरिटी एरियाज़ के हम नई केमिकल एंटिटीज़ भी देखेंगे, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स पे भी ध्यान देंगे, प्रिसिशन मेडिसिन पे भी ध्यान देंगे, मेडिकल डिवाइस पे भी, ऑर्फन ड्रग्स पे भी, और आपका ड्रग डेवलपमेंट पे। ये 6 एरियाज़ हमारे सेकंड कंपोनेंट में आ जाते हैं। माइलस्टोन जब अचीव हो जाएगा तब आपकी फंडिंग आपको रिलीज़ कर दी जाएगी। बेनिफिट आपको सरकार के साथ शेयर करना पड़ेगा, और एक एम्पावर्ड कमेटी जहाँ पे CEO ऑफ नीति आयोग हमारा चेयर करेगा और देखेगा कि रिव्यू करेगा स्कीम को। एंड सेकेंडली स्टीयरिंग कमेटी है जो कि चेयर करने में जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के सेक्रेटरी के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। द फर्स्ट स्कीम अंडर दिस इज उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। सो इट इज़ नॉट अ न्यू स्कीम, ये पहले से चलती आ रही है। यहाँ पे क्या है, 1.4 करोड़ पैसेंजर्स जो है उन्होंने बेनिफिट लिया है अफोर्डेबल रीजनल एयर ट्रैवल का थ्रू उड़ान स्कीम, ठीक है। यहाँ पे हमने एयर ऑपरेशंस और ऑन अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड रूट्स पे ले जाना था ताकि हम बैलेंस रीजनल ग्रोथ करा सके, फ्लाइंग अफोर्डेबल करा सके मासेस के लिए। सेंटर सेक्टर स्कीम थी। यहाँ पे क्या है, कंसेशनल और वायबिलिटी गैप फंडिंग कराई थी हमने, और इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू। ऑब्वियसली जो ये स्कीम में फोकस करते हैं कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अनसर्व्ड एयर रूट्स को इन अंडर सर्व्ड रीजन ऑफ द कंट्रीज, और एस्पिरेशन ऑफ द कॉमन सिटीजन हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्या था, हमने लॉन्च करी थी अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में, ताकि हम रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा सकें वाई फिजिकल सपोर्ट एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर सब्सिडी सीट्स थी। सब्सिडाइज सीट्स कौन सी थी, उड़ान 5.3 एयर फेयर जो कैप कराया गया था 3828 रुपये फॉर द डिस्टेंस ऑफ 501 किलोमीटर के। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल के लिए बताया कि ऐसे हमने कुछ करा हुआ था, ठीक है, सब्सिडाइज सीट्स करी हुई थी। अंडर उड़ान 5.0 हमने क्या करें, 600 किलोमीटर की कैप लगाई है, हैज़ बिन रिमूव्ड। अच्छा, ये रिमूव कर दिया। एंड नाउ देयर इज़ नो डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन, कोई डिस्टेंस रिस्ट्रिक्शन 5.0 में नहीं आता है। 5.0 टू 5.4 में क्या होता है, 5.0 जो थी हमारी उसने रिमूव करा, ठीक है, 600 किलोमीटर की लिमिट को, और प्राइवेट से रेडी टू ऑपरेट एयरपोर्ट, ठीक है। तो 5.1 में क्या हमने एक्सपेंड कर दिया, क्या, हेलीकॉप्टर रूट्स विद एनहांस वायबिलिटी कैप फंडिंग, रिड्यूस कर दिया एयर फेयर कैप। 5.2 में हमने फोकस करा स्मॉल एयरक्राफ्ट पे, और हमने इंप्रूव करा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। 5.3 5.4 में एड्रेस करेंगे हम कंटिन्यूड रूट्स टू एनहांस दी पॉइंट टू पॉइंट एयर कनेक्टिविटी। ओके, रीजनल कनेक्टिविटी फंड हमारा क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू आ रहा है। लेवी ऑन सर्टेन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, एम हमारा 30 करोड़ का है डोमेस्टिक टिकट्स बाय 2022 एंड 50 करोड़ बाय 2027। ये हमारा कुछ टारगेट्स थे, पता नहीं अचीव होने में। अभी हमने कितना लोगों को ट्रैवल कराया है, 1.4 करोड़, एंड टारगेट वॉज 30 करोड़, तो नहीं हुआ है। Demand and market based model, state and airport must provide concessions like free security, fire services, utilities as reduced रेडियस। अब हमारा क्या है, डोमेस्टिक और मार्केट बेस्ड मॉडल से कम प्राइस पर चीज़ें मिलनी चाहिए वहाँ पे। फोकस एरिया उड़ान 4.0 जो है हमारा प्रायोरिटाइज करते हैं कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट पे भी हमारा जा सकते हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स जाए, सीप्लेन्स जाए। इनिशिएटिव अंडर ये हमारे कृषि उड़ान आया था, ये फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए आया था ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को वाया टू बूस्ट दी वैल्यू एंड योर रिलीज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। फिर इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम ले गए ताकि हम हेल्प कर सकते हैं स्टेट्स को इटैब्लिश करें अपना खुद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इन द रीजन ऑफ द रिक्वेस्ट, जो भी हमारे उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो ये हमारी उड़ान स्कीम है सिविल एविएशन के अंदर। 5.0 हमारा आया है, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, और इतने लोगों को हमने उड़ा चुके हैं अभी तक, तो यहाँ पे ये चीज़ आई है। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम थी। कुछ AI देखो, अगर है एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट अथॉरिटी देखेगी इसको, अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड लोगों के लिए आएगी स्कीम। सब्सिडाइज सीट्स भी रहेंगी। ये जो कैप थी 600 किलोमीटर की, वो हटा दी गई है, बेसिकली ये है यहाँ पे 600 करोड़ की हटा दी। अब हम हेलीकॉप्टर भी ले आएंगे, साथ में हमारी रिड्यूस भी कर देंगे एयर फेयर को। फिर हमने बोला कि स्मॉल एयरक्राफ्ट भी ले आएंगे, ठीक है, इंप्रूव कर देंगे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। 5.3 और 4 में हमने क्या करना है, डिसकंटिन्यू द रूट, एड्रेस द डिसकंटिन्यूड रूट्स टू एनहांस की पॉइंट पर, उनको भी एड्रेस कर देंगे ताकि हमारी कनेक्टिविटी अच्छे से हो सके। बस ये कृषि आया था, वो फार्मर्स के प्रोडक्ट्स को आपको बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आया था ताकि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से हमारा आ सके, उनका लॉस ना हो। नेक्स्ट स्कीम है स्कीम ऑफ कोल, शक्ति स्कीम है, ठीक है। स्कीम फॉर हार्नेशिंग एंड एलोकेटिंग द कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। तो कोयला शक्ति, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है उसने अप्रूव करा कि हमने रिवाइज कर दी इस पॉलिसी को फॉर द कोल एलोकेशन टू द पावर सेक्टर। तो ये इंट्रोड्यूस 2017 में हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है, इम्प्लीमेंट हमारा कोल इंडिया लिमिटेड इसको देखता है और सेनेंग्री 2017 में इंट्रोड्यूस हुई थी। 2018 में
कोलारी कंपनी लिमिटेड देखते हैं आपकी कहाँ की है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पता नहीं, कर्नाटका में भी, सिंघारी ओके। फिर उसके बाद ये टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल टू ऑल द थर्मल पावर प्लांट वाया फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कोल एलोकेशन मैकेनिज्म, कि हम अवेलेबिलिटी कराएंगे कोल की हर एक थर्मल पावर प्लांट को अच्छे प्राइस पे, एलोकेशन उनका ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा, प्राइस नहीं मतलब फेयरली उसको मिलेगा, ठीक है। और जनरेटर को हेल्प करेंगे टू गेट चीपर कोल एंड देयर बाय रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ताकि जो भी जनरेट कर रहा है उसको लोअर कॉस्ट पे मिले, ताकि वो हमारे को भी लोअर कॉस्ट पे दे। ट्रांसफर द बेनिफिट्स ऑफ द लिंकेज कोल टू द एंड यूज़र, एंड कंज्यूमर तक भी वो हमारे जो भी है प्राइस कंसेशन वो पहुँच सके, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट कोल्स एंड बूस्ट द डोमेस्टिक कोल इंडस्ट्री ओके। सप्लाई ऑफ द कोल टू थर्मल पावर प्लांट वॉज अर्लियर गवर्न बाय आपका न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 की, बट अब क्या होता है जो कोल है वो इस पॉलिसी के अंडर सप्लाई करता है एज पर द कमर्शियल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द कोल कंपनीज एंड द पावर प्लांट्स। जो ये प्रोविजन है कोल लिंकेज का ऑफ एनसीपी ऑफ द पावर हैज़ बीन रिप्लेस बाय शक्ति पॉलिसी। अब इसमें क्या था, हम एम करना चाह रहे फेज आउट कर दिया हमने जो भी हमारा लेटर ऑफ एश्योरेंस था। शक्ति में क्या होता है कि आपका जो कोल है, क्या कोल का जो एलोकेशन है वो नॉमिनेशन बेस्ड रजीम से ट्रांसपेरेंटली शिफ्ट हो गया, ठीक है, टू अ मोर ट्रांसपेरेंट वे ऑफ एलोकेशन ऑफ दिस थ्रू ऑक्शन एंड टैरिफ। नॉमिनेशन के से हम ऑक्शन और टैरिफ बेस्ड बिडिंग की तरफ आ गए हैं शक्ति स्कीम के अंडर। और यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया एलोकेशन ऑफ फ्रेमवर्क, कि हम जो भी एलोकेशन होगा वो आपका पहले 8 कैटेगरीज में होता था इनटू 2 सिंप्लीफाइड, अब 2 में हो रहा है, ठीक है। अब विंडो 1 में हम क्या करेंगे, नोटिफाइड प्राइस पे दे देंगे, ठीक है, लिंक करेंगे विद कंटिन्यू टू बी प्रोवाइड फॉर द थर्मल पावर प्लांट ओन बाय द सेंटर एंड द स्टेट। इसमें जॉइंट वेंचर्स भी है, सब्सिडीज भी आ सकती है। विंडो 2 में क्या होता है, जो थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स हैं सारे के सारे इंक्लूडिंग दो जो कि डोमेस्टिक और इम्पोर्ट कोल भी कर रहे हैं, कि नाउ प्रिक्योर कोल कहाँ से, ऑक्शन प्राइस पे आप जाके प्रीमियम ओवर द नोटिफाइड प्राइस ले सकते हो। मैंडेटरी पावर परचेज अग्रीमेंट को हटा दिया गया है विंडो 2 से, पीपी एग्रीमेंट हैज़ बीन स्क्रैप्ड। केटर टू सेक्टर्स डायनामिक कोल डिमांड, ऑक्शन हुआ विल अलाउ द प्रोक्योरमेंट फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम अप टू 12 मंथ टू एज लॉन्ग एज 25 ईयर्स, मतलब 12 महीने 25 साल तक का आप अग्रीमेंट कर सकते हो। प्रेफरेंस टू पिट हेड पावर प्लांट्स, मतलब प्रमोट करो आप ग्रीन फील्ड थर्मल को ऑब्वियसली, ठीक है, प्राइमरली एट द पिट हेड साइट्स, जहाँ पे मतलब कि कोल सोर्सेज के पास जाकर के आप पावर प्लांट लगाओ। ग्रीन फील्ड जो नए आएंगे वो पिट हेड के पास होने चाहिए। पिट हेड कौन सा होता है, जो आपका कोल सोर्स के पास नज़दीकी जो होता है। पावर एग्रीगेशन फॉर द स्टेट, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टेट आएगा वो कलेक्टिवली प्रोक्योर करेगा पावर को थ्रू डेजिग्नेटेड एजेंसीज वाया टेरिफ बेस्ड बिडिंग। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हमने करना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमने वही सारी चीज़ें सीख ली हैं। लीज ईज आता ही इसी चीज़ के लिए। लिंकेज एंड रैशनलाइजेशन एम टू कट द कोल डिलीवरी कॉस्ट एंड ईज द रेलवे लोड्स रिजल्टिंग इन द लोअर टेरिफ एंड फॉर द कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करें, डेलीगेशन ऑफ पावर, जो माइनर पॉलिसी चेंज हुए हैं वो डेलीगेट करें, डेलीगेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पावर। एम्पावर्ड कमेटी रिजॉल्व करेगी ऑपरेशनल इशूज़ को। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी एग्जिस्टिंग फ्यूल सप्लाई अग्रीमेंट के थ्रू, मतलब ये जो है हमारा ये प्रोक्योर करता है बियॉन्ड 100% AQR अंडर विंडो 2, तो फ्रेश एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाएगी ताकि रिवाइज कर सकें हम पॉलिसी पोस्ट एक्सपायरी ऑफ द ओल्ड लिंकेज के एक्सपायरी से पहले। सेल ऑफ द अनरिक्विजिस्ट सरप्लस, मतलब कि जो हमारा सेल होता है सरप्लस पावर का इन दी पावर मार्केट, उसको अलाउ कर दिया गया है और हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी एंड मार्केट डेप्थ। तो बेसिकली अच्छा कर दिया जो भी कर रहा है। पावर कंपनीज़ को अशोर्ड कोल सप्लाई मिल रहा है, कंज्यूमर को रिड्यूस पावर कॉस्ट मिल रही है पावर की। इंडियन इंस्टॉल सेक्टर बनाए जा रहे हैं, रिड्यूस कर जा रहा है इम्पोर्ट कोल को। बैंकिंग सेक्टर रिड्यूस करे एनपीएस हमारा क्या था, आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारे कम हो जाएंगे इससे, और स्टेट गवर्नमेंट भी आ रही है, तो ये हमारे जो की बेनिफिशरीज रहेंगे इस स्कीम के। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Next ministry is Commerce and Industry, and the scheme is Export Promotion Mission. Okay, जो कैबिनेट है उसने रिसेंटली अप्रूव करा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को विद एन आउटले ऑफ 25,000 करोड़। तो ये स्ट्रेंथन करना चाहता है इंडिया के एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेक्टर की स्कीम है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, DGFT दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। बेनिफिशरीज कौन रहेंगे, MSMEs, पहला टाइम एक्सपोर्टर, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, या फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम एंड ज्वेलर्स, इंजीनियरिंग एंड मरीन्स। 6 साल के लिए 2025 से शुरू हो रही है, 30 31 तक जा रही है।
ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम मर्ज करना चाह रहे हैं जितनी भी हमारी फ्रेगमेंटेड स्कीम्स हैं एक्सपोर्ट को लेकर के, उनको एक जगह लेके आ रहे हैं ताकि हम सिंगल और आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क बना सकें। एड्रेस करना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर चैलेंजेस को, जैसे हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कंप्लाइंस बर्डन, जो भी है। टू क्रिएट अ डिजिटली ड्रिवन फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म जो कि शिफ्ट करेगा रिस्पॉन्ड टू द ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। MSME और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को भी हम लोग वैल्यू चेन में ले आएंगे ग्लोबल के में, ठीक है। डुअल सब स्कीम है हमारा निर्यात प्रोत्साहन में क्या करना है, हमने एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। तो फोकस करा जाएगा फाइनेंशियल इंटरवेंशंस के थ्रू ताकि हम लिक्विडिटी को उनको दे सकें। निर्यात दिशा में क्या हम डायरेक्शन देंगे, एक्सपोर्ट डायरेक्शन, मतलब कि उनको नॉन फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, आपको मार्केट रेडीनेस के लिए बताया जाएगा कैसे क्या चीज़ें करी जा सकती है। प्रोत्साहन के अंदर हमारी एक चीज़ आती है इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रेट बेस इंटरेस्ट सबवेंशन था वो 2.7% का था, प्री एंड पोस्ट शिपमेंट वो रखा जाएगा, ठीक है। कितने का है इंटरेस्ट सबवेंशन रेट, 2.75%। कवरेज क्या रहेगी, 75% ऑफ द टेरिफ लाइन्स हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेबल किसके लिए, MSME विद द कीप ऑफ 50 लाख पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, इतना हमारा रहेगा। कोलेट्रल गारंटी क्या है, पार्टनरशिप हमारी है अरेंज विद दी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSME, ठीक है। ये है ये हमारे क्रेडिट की गारंटी लेकर के चल रहा है यहाँ पे। कवरेज 85% गारंटीज फॉर द MSME, 65 फॉर द मीडियम एंटरप्राइजेस। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। MSMEs को हम कलेक्टिवली देखते हैं, बट 85 यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए और मीडियम के लिए 65% का कवरेज दिया हुआ है। गारंटी अगर देखें तो वो 10 करोड़ की रहेगी पर एक्सपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्ट फैक्टर्स मतलब कि सपोर्ट करा जाएगा क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग टू इम्प्रूव दी कैश फ्लो अच्छे से हो सके। एक्सपोर्ट करें तो ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा क्रॉस बॉर्डर भी। फिर है दिशा में क्या बात हो रही है, दिशा में ये बात हो रही है कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट दी जाएगी, मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा जहाँ पे आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, बाय सेलर मीट्स में, रिवर्स BSM इंडियाज़ में, ठीक है। डेलीगेशन नॉर्म्स होंगे, मिनिमम डेलीगेशन साइज़ हमारा 50 पार्टिसिपेंट का रहेगा, 2 डेलीगेट पर फर्म के थ्रू जा सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी लिमिटेड टू 2 आपका 2 डेलीगेट्स को, ठीक है। अ फर्म कैन पार्टिसिपेट इन मैक्सिमम 3 हमारे BSM में, 4 फॉर द MSMEs, जाके समझो पढ़ो लिखो, ठीक है। स्मॉल एक्सपोर्टर सपोर्ट क्या रहेगी, पार्शियल एयर फेयर भी दिया जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्टर को विद टर्नओवर ऑफ 75 लाख, जिसका 75 लाख टर्नओवर है उसको। ब्रांडिंग एंड लॉजिस्टिक के लिए भी समझाया जाएगा इंटरनेशनल ब्रांडिंग कैसे होती है, ब्रांड इंडिया कैसे करना है, पैकेजिंग क्या रहेगी, आपके स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे और एक्सपोर्ट वेयर हाउसिंग क्या रहेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा, एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, DGFT दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फास्टर सर्विस डिलीवरी। पहला हमारा क्या सेक्टर फोकस, टेक्सटाइल अगर है तो टेक्सटाइल हमारा इम्पैक्ट हो रहा है ग्लोबल टैरिफ एस्केलेशन की वजह से, तो प्रायोरिटी यहाँ इस सेक्टर को देनी ज़रूरी हो जाती है। फिर आएगा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हमारा बैठ रहा है, ठीक है। कमोडिटी बोर्ड्स भी होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एफर्ट लिया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करा जा सके। लास्ट हमारा फीडबैक आएगा, फीडबैक क्या है, मैंडेटरी ऑनलाइन फीडबैक दिया जाएगा, डेटा ड्रिवन पॉलिसी रिफाइनमेंट, यहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है और आप कंटिन्यू इम्प्रूव करते हो, ठीक है। तो दिस इज हाउ विल स्ट्रेंथन आवर अपना एक्सपोर्ट इकोसिस्टम थ्रू स्ट्रैटेजिक फोकस एंड कोऑपरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हमारा बेसिकली हमारा मिशन है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट मिशन है, हमने क्या करना है, 25-26 से शुरू हो रहा है, 30-31 तक जा रहा है, ठीक है। फिर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, DGFT, ठीक है भैया। किसके लिए, MSME, पहला टाइम एक्सपोर्टर, लेबर इंटेंसिव जैसे टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग, आपका मराइन, जेम एंड ज्वेलर्स, ओके फाइन। यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स उनको इंटीग्रेट कर दिया, ओके फाइन। उसके बाद हमारा क्या कि 2 चीज़ें हैं, एक तो निर्यात दिशा और एक निर्यात प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के अंदर हम क्या करें, इंटर सबवेंशन दे रहे हैं, 2.7% का सबवेंशन दे दिया, 75% हमारे टेरिफ लाइन्स भी कवर कर दिए किन के लिए, MSMEs के लिए, और एनुअल का 50 लाख पर इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड का रख दिया, ठीक है। पार्टनरशिप भी हमारी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की होगी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। 85 का कवर हम माइक्रो स्मॉल को दे रहे हैं, 65 का कवर हम दे रहे हैं मीडियम को, ठीक है। गारंटी हमारी 10 लाख पर एक्सपोर्टर रहेगी। एक्सपोर्टर फैक्टरिंग भी करवा दिया। दिशा में हमने क्या कर दिया, हमने बता दिया कि मार्केट एक्सेस सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको कुछ क्या बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जा रही है, जैसे 2 डेलीगेट पर फॉर्म हम असिस्ट कर देंगे, ठीक है, जिसके मैक्सिमम 3 BSM पर ईयर आप अटेंड कर सकते हो। स्मॉल है आपको 75 लाख का टर्नओवर, तो आपका एयर फेयर में भी हम रिम्बर्समेंट दे देंगे। ब्रांडिंग, इंटरनेशनल ब्रांडिंग, इंडिया ब्रांडिंग को भी देख लेंगे, पैकेजिंग स्टैंडर्ड भी बता दिया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ताकि यहाँ आप मॉनिटर कर सकते हो। सेक्टर फोकस करा हमने, फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा कि काउंसिल बैठा दिया, गवर्नमेंट बैठा दी, बोर्ड्स बैठा दिया देखने के लिए, और फिर फीडबैक भी ले लिया। तो दिस इज हाउ वी आर सिक्योरिंग आवर एक्सपोर्ट promotions mission under your Ministry of Commerce and Industry. Next we have is the under the Ministry of Commerce and Industry only
द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। तो इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है हमारा, उसने क्या करा है, उसने एक्सपैंड करा है आपका, नोटिफाई करा है द एक्सपेंशन ऑफ दिस स्कीम टू इंक्रीज द कैपिटल मोबिलाइजेशन फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो हमने मॉडिफाई करना है अपना स्टार्टअप क्रेडिट इनोवेशन विद एनहांसिंग द गारंटी कवर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को देख रही है। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं तो स्पेसिफाइड लिमिट कि आपका जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है एक्सटेंडेड बाय द मेंबर इंस्टीट्यूशंस टू फाइनेंस एलिजिबल स्टार्टअप्स को हम दे सकें। फैसिलिटेट करना चाहते हैं कोलेटरल डेट फंडिंग हो सके स्टार्टअप्स के लिए, और प्रोवाइड कर सके क्रेडिट गारंटी लोन, ताकि लोन्स को एक क्रेडिट गारंटी दे सके ताकि वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लोन्स टू किसको, स्टार्टअप्स को। ठीक है, यहाँ पे क्या पहली चीज़ होती है कि हमने क्या करना है, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट गारंटी टू लोन्स। तो जो क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है ये अप्लाई उन पे नहीं होती, नॉट डायरेक्टली टू द गारंटी कि सीधा जाके गारंटी लोन दे दिया स्टार्टअप को, ऐसे नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी आएगी पहले, उसको हम क्या करेंगे, हम गारंटी करेंगे कवर टू द आपका इंस्टीट्यूशंस को, वो आके जाके लेंड करेंगे स्टार्टअप्स को। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सीलिंग है हमारी कुछ गारंटी कवर पे, जैसे मैक्सिमम जो गारंटी कवर है पर बोरोवर वो हमारी 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो हमारी शुड नॉट कवर, जो कि पहले किसी गारंटी स्कीम में कवर है उन लोगों को नहीं करेगी। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटी वेयर जो पोर्शन होता है ऑफ द सेम हैज़ बीन सिक्योर्ड, तो एक पोर्शन हमारा सिक्योर्ड है बाय वे ऑफ पार्शियल कोलेटरल सिक्योरिटी, जो रिमेनिंग पार्ट है कंप्राइजिंग ऑफ द अनसिक्योर्ड फैसिलिटी वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टेंस, वेंचर डेट भी हो सकता है, कैपिटल वर्किंग कैपिटल भी दिया जा सकता है, या सबऑर्डिनेट डेट और आपका डिबेंचर, ऑप्शनल कन्वर्टिबिलिटी डेट एंड अदर फंड बेस्ड आपके एज वेल एज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं विच हैव क्रिस्टलाइज्ड एज डेट ऑब्लिगेशन। एलिजिबिलिटी क्या है आपके स्टार्टअप्स के लिए, एलिजिबिलिटी ये है कि DPT IIT रिकॉग्नाइज आपका होना चाहिए, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, NPA क्लासिफाइड नहीं होना चाहिए, और MI मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए है कि आप कमर्शियल बैंक होना चाहिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। NBFC भी हो सकता है लेकिन आपका नेटवर्क 100 का होना चाहिए, रेटिंग आपकी BB+ होनी चाहिए, और MI सर्टिफाइड होने चाहिए आप। तो दीज आर द एलिजिबिलिटीज़, और ये हमारी स्कीम है। हमने क्या करना है, बूस्ट करना है कि यहाँ पे एक चीज़ आती है आपकी ये कराएगी। ठीक है, प्रोसेस ये है कि हम डायरेक्टली लोन नहीं देंगे, हमारा नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी लोन। ठीक है, कितना 20 लाख से ज़्यादा एक बोरोवर को नहीं दे सकते। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे बंदे किसी और क्रेडिट गारंटी में आपको गारंटी मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी, तो आप नहीं कवर हो गए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें हमारे PM श्री स्कूल आ रहे हैं। तो श्री स्कूल का स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो केरला ने डिसाइड करके हम MOU साइन करेंगे गवर्नमेंट के साथ, ताकि हम अपना PM श्री स्कीम को क्या कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। तो पर्पस ये है कि हम इक्विटेबल, इंक्लूसिव, जॉयफुल एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि हम नर्चर कर सकें होलिस्टिक, वेल राउंडेड इंडिविजुअल विद 21st सेंचुरी स्किल्स। तो ये स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाया जाएगा, 20 लाख स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनाया जाएगा स्कीम का। 5 साल के लिए चलेगी, 2022 से शुरू हुई, 26-27 तक चलेगी। हमने डेवलप करना है डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 14,000 स्कूल अक्रॉस द कंट्री एज अ PM श्री स्कूल, जहाँ पे आप हर कंपोनेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देख पाएंगे। सिलेक्शन मॉडल क्या है आपका, ट्रांसपेरेंट चैलेंज होएगा, मोड विद द स्कूल्स, सेल्फ अप्लाइंग थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल। ओके, नेक्स्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, एक्सपेरिमेंट एंड होलिस्टिक पेडागोजी अलाइन विद द NEP। ठीक है, सेकेंडली हमारा कंपटीशन बेस्ड भी रहेगा कि हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे हम काम करेंगे। ग्रीन स्कूल रहेंगे, मतलब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे सोलर पैनल होने चाहिए, वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव हमारा वहाँ पे होना चाहिए उन स्कूल्स पे। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एनहांस करना है, स्मार्ट स्कूल्स आएंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज आएंगे, वोकेशनल लैब्स आएंगी, प्ले ग्राउंड्स आएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस लैब्स आएंगी। ओके, फर्नीचर और लर्निंग टूल्स भी हमारे उस तरीके से रहेंगे जो भी हमारी ग्रेड रहेगी, इंक्लूडिंग द जदुआई पित्रा एंड आउटडोर प्ले मटीरियल्स। स्किल डेवलपमेंट का भी काम होएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी, इंटर्नशिप होगी, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी, कोलैबोरेशन होएगा लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ एंड आपका सेक्टर स्किल काउंसिल्स के साथ। मेंटरिंग होएगी, मतलब कि जो स्कूल्स होंगे वहाँ पे मेंटर्स आएंगे, लीड करेंगे नियर बाय स्कूल्स को एंड क्रिएट करेंगे रिपल इफेक्ट फॉर द क्वालिटी एजुकेशन।
इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, मतलब कि हमारी फोकस ऑन द इक्विटी एंड द इंक्लूजन ऑफ सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर गर्ल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए विद स्पेशल नीड्स, सबको इंक्लूसिवली हम लेकर के चलेंगे। सेकेंडली प्रमोशन होगा मदर टंग का, लोकल लैंग्वेज में आपको मीडियम टर्म में आपको मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी लोकल लैंग्वेज होगी जो भी मदर टंग है। रेगुलर इवैल्यूएशन होएगा एज अ स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, जियो टैगिंग होगी स्कूल की फॉर द सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग। कन्वर्जेंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, मतलब हम कोलैबोरेट कराएंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को, जो भी हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स होगा, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें और हमारा रिसोर्स पूलिंग हो सके वहाँ से। इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? थ्रू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, जैसे समग्र शिक्षा हमारे पास है, केंद्र विद्यालय है हमारे पास और नवोदय विद्यालय समिति है। मॉनिटरिंग रिग्रेसली टू इंश्योर हमारा कि NEP के गोल हमारे डिलीवर हो सके यहाँ से। यहाँ पे कुछ चीज़ें कि जो हमारा PM श्री के सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा, 3 स्टेज हमारा रहेगा इस प्रोसेस का विद डेफिनेट टाइमलाइन। पहला हमारा स्टेज है MOU साइनिंग, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो MOU साइन करेंगे सेंटर के साथ, ताकि हम जो कमिटमेंट कर सकते हैं कि हमने सपोर्ट करना है क्वालिटी असिस्टेंट अंडर दिस। सेकंड में क्या है, एलिजिबिलिटी पूल देखा जाएगा, मतलब पूल ऑफ एलिजिबल स्कूल्स, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ प्रिस्क्राइब मिनिमम जो भी हमारा बेंचमार्क है USDI प्लस डेटा के हिसाब से। थर्ड हमारा है चैलेंज मेथड, मतलब कि हम बेस्ड ऑन द चैलेंज मेथड जो भी हमारे चैलेंजेस है उनको फुलफिल करने का तरीका ढूंढेंगे और करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा PM श्री। फॉर हरियाणा स्पेसिफिक, द हरियाणा हैज ऑलरेडी साइंड an MOU with the PM Shri with the center for the PM Shri, and they have said that the each school there is 250 school are already there, 238 by the S 238 to be precise are there who are signed who has in the phase 1 in Haryana for the PM Shri, ठीक है, on the line of PM Shri. So there has been some notification that each school will receive 2 crore annually for the 2 years to upgrade the facilities and improve the overall learning environment. And other state, some state did not sign MOU initially but had signed later. Is Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. Haryana signed early, important policy, okay, and it signed in 6 October 2022 only. And by now it's around 250 only. 250 schools in Haryana have been selected under the different phases. Okay. So under the Ministry of Electronic and IT, we got a newly launched scheme which is Electronic Component Manufacturing Scheme. इसमें क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री मेथी आई है उसने नोटिफाई करा है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो यहाँ पे हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। इम्प्लीमेंटिंग हमारा होएगा एक हम जब है हमें कोई बड़ा चीज़ जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग मिशन टाइप, तो बेसिकली यहाँ पे अट्रैक्ट द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे यहाँ पे नोडल एजेंसी क्या हो जाएगी, एक हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बैठा देंगे, ठीक है। 22,000 करोड़ हमारा इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और बजट निकाल दिया। ग्रीन फील्ड और हमारी ब्राउनफील्ड दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे इसमें, ना कि एक, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाते हैं सो दैट वी कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन, और हम लीड कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को और अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, GBC के साथ अलाइन करके। इंसेंटिव क्या है, जो स्कीम है इसने ऑफर करा फिजिकल इंसेंटिव इंक्लूडिंग द टर्नओवर लिंक्ड, कि क्या टर्नओवर है, इंक्रीमेंटल टर्नओवर के हिसाब से आपकी चीज़ें मिलती रहेंगी। केपेक्स लिंक्स ऑल्सो एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो हाइब्रिड इंसेंटिव्स फॉर बोथ बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री नीड्स, ठीक है। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में क्या 6 साल का आपका होना चाहिए, 6 ईयर to 1 year ऑफ जेस्टेशन पीरियड, ये हमारा टर्नओवर लिंक है, ठीक है। फिर केपेक्स हमारा 5 साल का है। टारगेट सेगमेंट्स में क्या है, जो टारगेट सेगमेंट्स है वो कवर करेगा अंडर स्कीम शेल कवर, एक तो हमारा सब असेंबलीज, डिस्प्ले सब मॉड्यूल असेंबली एंड कैमरा मॉड्यूल सब असेंबली। बेयर components non surface mount devices, non SMD passive components for the electronic application, electronic and mechanical electronic application, lithium ion cells for digital application, enclosed mobile IT hardware products और जो भी related devices होंगे हमारे ये बेयर components में आ जाते हैं। selected बेयर components में highly density interconnect HDIs, modified semi additive प्रोसेसर्स ये आ जाएंगे। सप्लाई चेन इकोसिस्टम एंड कैपिटल इक्विपमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो भी पार्ट और कंपोनेंट्स है वो मैन्युफैक्चर करे जाएंगे सब असेंबली के थ्रू। बेयर कंपोनेंट्स कैपिटल गुड यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो भी है सबको इंक्लूड करा जाएगा, सब असेंबली कराई जाएगी और कंपोनेंट्स को बनाया जाएगा। बेसिकली हम बनाना चाह रहे हैं कंपोनेंट्स, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ नहीं। और इसमें ग्रीन फील्ड भी हो सकती है आपके ब्राउन फील्ड भी हो सकती है। मेथी लेकर के आई स्कीम को, ये जाना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसीज हम बैठा देंगे, नोडल जो रहेगा देखने के लिए।
इसमें ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग DVA मतलब हमने बेसिकली वैल्यू एडिशंस करना है ताकि हम ग्लोबल चीन से कनेक्ट हो सके। फिजिकल इंसेंटिव्स दिया जा रहा है, एक तो टर्नओवर के बेसिस पे 6 साल विद 1 ईयर जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, और केपेक्स 5 साल ही है। सेगमेंट्स का हमारा क्या है कि हमारी जो है एक तो हमारी सब असेंबलिंग कि हम असेंबल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, और हम बेयर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, कुछ सेलेक्टेड बेयर कंपोनेंट्स में सप्लाई चेन इकोसिस्टम हमारा है, तो इस बेसिस पे हमारी ये स्कीम चल रही है। नेक्स्ट स्कीम भी हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, तो ये क्या डिजिटल इंडिया को 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट। ये ट्रांसफॉर्म करना था इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने के लिए। यहाँ पे एक अम्ब्रेला स्कीम थी जहाँ पे हमने बहुत सारे गवर्नेंस इनिशिएटिव को अक्रॉस द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को क्लब करके एक बनाया था। लेवरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर PPP मोड आया था ताकि हम प्रेफर्ड विच एवर जो भी फिजिबल रहेगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बाय एंटायर गवर्नमेंट विद इम्प्लीमेंटेशन क्या है, सारी गवर्नमेंट विद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन जो भी हमारी मेती करेगी, मेती हमारा ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखेगी, बाकी जो भी जितना भी मिनिस्ट्री उनको देखा जाएगा, क्योंकि हम डिजिटलाइज कराना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को डिजिटली एम्पावर सोसाइटी। आगे सी यहाँ पर डिजिटल इंक्लूशन होगा, डिजिटल एम्पावरमेंट होगा, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो अवेलेबल करवाई जाएगी सिटीजन को इलेक्ट्रॉनिकली। बैकग्राउंड क्या है, 2015 में हमने देखा था कि डिजिटल डिलीवरी होगी सर्विसेज की तो हर एक सिटीजन को, तो अम्ब्रेला प्रोग्राम लेकर के आए, जितनी भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स और स्टेट के अंदर, तो हमने उनको क्लब कर दिया और हमने ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन दे दी अंदर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। विजन यही था कि 3 की इनिशिएटिव से पहले था हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा, कोर यूटिलिटी, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। इसमें हमने क्या करना था, एक तो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूटिलिटी है हर एक सिटीजन की, उसमें हमने हाई स्पीड इंटरनेट देना सबको। ग्रेव करना है डिजिटल आइडेंटिटी, यूनिक लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन ऑथेंटिकेबल हमारी चीज़ें लेकर के आती है। मोबाइल फोन्स देना था, बैंक अकाउंट एनेबलिंग पार्टिसिपेशन कराना था, डिजिटल फाइनेंशियल इजी एक्सेस देना था, जैसे हमने CSS सेंटर बना दिया। शेयरेबल प्राइवेट स्पेस देना था ऑन पब्लिक क्लाउड, ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस देना। सेकंड हमने क्या करना है, गवर्नेंस और सर्विस थी ऑन डिमांड आपको मिल जाए, जैसे सीमलेस इंटीग्रेट हमने करा दिया, जितने भी डिपार्टमेंट के जुड़े उनको इंटीग्रेट करा दिया। सर्विस रियल टाइम में आपको मिल रही है ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जितने भी सिटीजन हैं उनको अवेलेबिलिटी हो रही है क्लाउड की। उसके बाद सर्विस डिजिटलाइज ट्रांसफॉर्म करी जा रही है टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी अच्छे से हो रहे हैं, लेवरेज करा GIS फॉर डिसीजन सपोर्ट एंड अदर थिंग। देन वी हैव डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, मतलब कि यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी हो रही है, जितने भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन है वो अवेलेबल है क्लाउड के ऊपर, ठीक है, आपको रिसोर्सेज के लिए इन इंडियन लैंग्वेज आपको चीज़ें मिल रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म का पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के साथ, पोर्टेबिलिटी हो रही है जितनी भी एंटाइटलमेंट्स है थ्रू क्लाउड। कुछ जैसे हमारे इनिशिएटिव आधार का, CSCs का, डिजी लॉकर, DG सेवक, भारत ब्रॉडबैंड, स्टरन, ये सारी हमारी चीज़ें इसके अंदर डिलीवर करा दी गई थी, ठीक है। डिजिटल इंडिया 9 पिलर्स है हमारे, एक तो हमारा ब्रॉडबैंड, ठीक है, जो हमने देख लिया। सेकंड हमारा था यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन। थर्ड हमारा था पब्लिक इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। फिर है गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रांति मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लानी थी, इन्फॉर्मेशन सबको। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट, फिर IT जॉब्स एंड देन अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इसके साथ हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो ऐसे चलेगा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, PM देख रहा है, डिजिटल इंडिया एडवाइजरी कमेटी, एडवाइस कौन करेगा, कम्युनिकेशन एंड IT, एपेक्स कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। बस ये हमारे कुछ इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे चला था। नेक्स्ट वी हैव इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, तो ये है जो कैबिनेट ने अप्रूव करा है 4 कंडक्टर प्रोजेक्ट्स को, 4 कंडक्टर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इंडिया मिशन के अंदर अलाउड कर दिए गए हैं, अप्रूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने रोबस्ट सेमीकंडक्टर बनाना है, ठीक है, और डिस्प्ले करना है एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे इंडिया जो है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बन के निकले, जो कि देखो होगा तो टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर, फैब्रिकेशन कराओ, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, चीप डिज़ाइन, चिप्स को डिज़ाइन करो, जो भी करना है सब काम करो यहाँ पे जो भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। मिशन जो है 2021 में आया था, 76,000 करोड़ का बजट लेकर के। मिशन में हमने कहा था चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करना था, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग यूनिट्स क्रिएट करनी थी, सपोर्ट करना था स्टार्टअप एंड चिप्स डिज़ाइन, ट्रेनिंग द यंग इंजीनियर्स की स्कीम अंडर जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन उसके अंदर हमें सेमीकंडक्टर फैब स्कीम लेकर गए थे, जिसमें 50% फिजिकल सपोर्ट दिया जाता ताकि आप सेमीकंडक्टर वॉरफेयर फैब्रिकेशन यूनिट्स लगाते हो तो आपको 50% फिजिकल सपोर्ट मिलता था। डिस्प्ले फैब स्कीम मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस 50% का दिया जा रहा है, कॉस्ट जो भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगी टू डिस्प्लेइंग द फैब्रिकेशन यूनिट्स। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड 80 MPs और OS 80 स्कीम्स। तो यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, फोटॉन्स, ये सारी चीज़ों को देखा जाए। इट इंक्लूड्स दी 80 MP जो भी हमारे चिप मेकिंग टेस्टिंग यूनिट से उनको भी 50% का कैपिटल सपोर्ट मिल रहा था। डिज़ाइन एंड सेंटर में डिज़ाइनिंग में मिल रहा था हमारे MSMEs को बाय ऑफरिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट अक्रॉस दी
प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लेकर गए ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सके इस मिशन को, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस, मतलब हमने क्या करना था, इंडिया का जो राइजिंग सेमी सेक्टर है उसको एक्सपेक्टेड टू रीच की 100 से 110 बिलियन 2030 तक हम इसको पहुंचा दें। डे रिस्क, जो हमारी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे रिस्क हम रिड्यूस कर सके। जैसे ताइवान है, प्रोड्यूसर है, 60% हमारा वहाँ से ही आता है, पूरा वर्ल्ड का वो कंट्रोल करता है। देन कम्स द यूएस एंड देन चाइना एंड यूएस, ओके। तो ये हमारा है। नेक्स्ट वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे एक हमारी स्कीम आती है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा बात ये है कि हमने रिवाइज़ करा है अपना मिशन डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया और ग्रीन इंडिया मिशन। तो यहाँ पे हमारा मिशन ये कहना चाह रहा था कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, अडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों को कंबाइन करके, ताकि हम एनहांस कर सकते हैं अपना कार्बन से, अडेप्ट कर सकते हैं वनरेबल इकोसिस्टम के थ्रू। अप्रोच ये थी कि हम लैब टू फील्ड, मतलब लैब मतलब इनोवेशन तो हमारी लैब से पता चलेगी, ठीक है, फील्ड पे लेकर के जाएंगे उसको, टू ब्रिज द साइंटिफिक रिसर्च एंड ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर हमने क्या करा, हमने अपने फॉरेस्ट और ट्री कवर को बढ़ाया ऑन दी फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड पे। तो एफॉरेस्टेशन 24 मिलियन हेक्टेयर विल बी टेकन, ये हमारा ठीक था। सेकेंडली हमने क्या करा, हमने इंक्रीज़ करना है ट्री एंड फॉरेस्ट कवर बाय 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑन द फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड एंड इंप्रूव करना है क्वालिटी, जो हमारी फॉरेस्ट कवर है उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है बाय अनदर 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया में। और कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन हमारा 50 to 60 मिलियन हो जाएगा बाय इन द ईयर 2030, ठीक है, वो हो गया, एनहांस कर दिया हमने इसको। हमने क्या करना है, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम लानी थी फॉर 3 मिलियन हाउस होल्ड्स, ओके। क्रिएशन ऑफ द एडिशनल कार्बन सिंक्स 2.5 to 3.0 बिलियन टन का हमने कार्बन सिंक लाना है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करेगा बाय 2030। तो ये हमारे बेसिकली ग्रीन इंडिया मिशन के प्लान है। 24 मिलियन हेक्टेयर हमने एफॉरेस्टेशन की बात कर रखी है, 2 to 3 बिलियन हेक्टेयर कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन की बात करेंगे बाय 2030। अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे 2011 में ये लॉन्च हुआ था, 1 of the 8 मिशन है ये नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के अंदर। सबमिशन इसके बहुत सारे कि हमने क्वालिटी देखनी है, इकोसिस्टम सर्विसेज देनी है, ट्री कवर बढ़ाना है, रिस्टोर करना है इकोसिस्टम को, ठीक है। फंडिंग हमारी क्या, पार्ट ऑफ द फंडिंग विल बी कम फ्रॉम दी मिशन एलोकेशन जो भी हमारा है, और नेशनल कैंपा फंड से। कैंपा फंड हमारा क्या होता है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड हमारा आता है वहाँ से। 8 साल का टाइम पीरियड था, 2021 से 30 तक का। बॉटम अप मॉडल है ये विद द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ रिवीजन करे हैं। सेंट्रल ने फोकस करा कि हम रिस्टोर करना चाहते हैं, सैचुरेशन लाना चाहते हैं वनरेबल लैंडस्केप में, जो भी हमारे रीजनल कंड्यूसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस रहेगी। जैसे दिस विल सी द एरिया एंड द लैंडस्केप स्पेसिफिकली रिस्टोरेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स विच इज़ योर अरावली, वेस्टर्न घाट एंड इंडियन हिमालयस अलॉन्ग विद द मैंग्रोव इकोसिस्टम। जो की मिशन स्ट्रैटेजी है लिंक टू इंडिया NDC कमिटमेंट्स दैट माइक्रो इकोसिस्टम अप्रोच फोकस रहेगा वनरेबल जोन पे, लाइक अरावली, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ वेस्टर्न हमारा जो एरिड एरिया है। प्राइवेट सेक्टर LSR हमारा ले करके आया जाएगा ताकि हम रिस्टोर कर सकते हैं, और विलेज सपोर्ट भी दी जाएगी। कार्बन मार्केट, मतलब हम कार्बन क्रेडिट्स बेच सकते हैं फ्रॉम दी फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री वाया वॉलंटरी मार्केट। देन वी हैव ग्रीन इंडिया फोर्स, मतलब कि ट्रेंड यूथ कैडर आएगा जो कि इम्प्लीमेंट कराएगा इस चीज़ को। तो ये हमारा मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यहाँ पे एक स्कीम आती है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, 2020 में आई थी। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी स्टेट और यूटीज़ है उसको 5 साल के लिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। 2020 से शुरू हुई थी, 25 तक ही थी, तो इसको एक्सटेंड कर दिया 25-26 में, ठीक है। डिपार्टमेंट हमारा है फिशरीज़ का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के अंडर आएगा। फिर हमारा नोडल मिनिस्ट्री हमारी NFDB नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जो कि इंप्लीमेंट करेगी ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, सारा काम इनका रहेगा। यहाँ पे हम जो भी क्रिटिकल गैप है फिश प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, उसको फुलफिल करना चाह रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना चाह रहे हैं। सेंटर सेक्टर स्कीम है, क्योंकि पूरा फंड जो है वो हमारे सेंटर से आएगा, ठीक है। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में कहते पार्शल बात है, ओके। तो इंपॉर्टेंट की इनिशिएटिव इसके अंदर ये आ जाता है कि हम एम्पावर करना चाहते हैं वुमेन को, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम 1.5 करोड़ पर प्रोजेक्ट अंडर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड एनवायरनमेंट मॉडल, ठीक है। सेकेंडली वी हैव बिल्डिंग द क्लाइमेट रेजिलियंस, 100 कोस्टल फिशिंग विलेज आइडेंटिफाइड एज क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल फिशरी विलेजेस, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। सो ऐसे कोस्टल फिशिंग विलेजेस को हम ऐसे आइडेंटिफाई करके ऐसे बना देंगे, ठीक है। बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी बायो फ्लॉक टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर बनाना है ताकि हम रिसाइकल कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को यूजिंग द बेनिफिशियल माइक्रोब्स। स्ट्रेंथन करना है हमने पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने कोऑपरेटिव सपोर्ट्स के थ्रू एज FFPO हमने प्रोजेक्ट आउटले करा था 500-550 के आसपास का।
वैल्यू चेन को एनहांस करना है। मत्स्य में क्या होएगा, हमारा जो ये है समृद्धि सहा योजना लॉन्च करी गई तो 2024 में एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम सब स्कीम है ये हमारे मत्स्य योजना के अंदर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि सहयोग। यहाँ पे वैल्यू चेन एडिशन को एनहांस करने के लिए बात करी गई है फॉर 4 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा 6 सॉर्टेड सेवन फैसिलिटी जो कि इस्टेब्लिश करी गई है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर इन बिहार इंपॉर्टेंट 6 सॉर्टेड सेवन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब स्कीम है द सब स्कीम ऑफ राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, ठीक है। दिस इज अ पशुधन के नीचे गोकुल मिशन आ रहा है, गोकुल मिशन के पशुधन आना चाहिए। ओके, की बेनिफिशियरी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पर्टिकुलर वुमेन 2021 से शुरू हुई थी 25-26 तक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एंड मिल्क फेडरेशन ऑफ द स्टेट एंड NDDB ICAR। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इंक्रीज करना है बोवाइन प्रोडक्टिविटी एंड मिल्क प्रोडक्शन सस्टेनेबली, ठीक है। एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए बाय प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ द हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल एंड बफेलोज। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं, इंश्योर करने के डोर स्टेप डिलीवरी हो सके AI सर्विसेज की टू द फार्मर्स, तभी तो रुकेंगे, ठीक है। एंड लॉन्च करा गया था 2013-14 में ताकि हम अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। नेशनल गोकुल मिशन का इनिशिएटिव जो है वो है हमने गोकुल ग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। फिर हमने नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने हैं, फिर पशु हाट नकुल प्रजनन बाजार बनाने हैं एंड हमारे बनाने हैं एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। की कंपोनेंट्स स्कीम के क्या हैं, स्कीम की बात करें तो हम ये तो मिशन है। स्कीम की बात करें तो हमारे पास है, हमने हाइफर रियरिंग सेंटर्स बनाना है कि गवर्नमेंट जो है 1 टाइम 35% कैपिटल सब्सिडी देगी जब आप एक ऐसा रियरिंग सेंटर बनाते हो जहाँ पे 30 फैसिलिटीज़ दैट कैन हाउस 1500 हाइफर इन टोटल, ठीक है। हाइफर क्या होता है, एक यंग फीमेल डोमेस्टिक बोवाइन होते हैं जिसने अभी तक आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करा है, तो ऐसे 1500 रखेंगे एक घर में। सपोर्ट फॉर दी हाई जेनेटिक मेरिट्स इन विट्रो IVF करवाया जाएगा। गवर्नमेंट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन रेट यहाँ पे भी दे रही है लोन्स पे फॉर दी फार्मर परचेजिंग हाई जेनेटिक मेरिट IVF हाइफर्स को। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई जेनेटिक मेरिट जर्म प्लाज्म बुल प्रोडक्शन के थ्रू दिया जा रहा है, प्रोजनी टेस्टिंग एंड पेडिग्री सिलेक्शन। IVF टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होएगा, एक्सपेंशन होगा AI का, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नेटवर्क वाया एस्टैब्लिशमेंट मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन बनाए जाएंगे इन मिनिस्ट्री, जिसको मैत्री बोला गया है। रूरल एरियाज़ में हमारे ये बनाए जा रहे हैं, इन सेंटर्स को हम बोल रहे हैं मैत्रीज, ताकि हम शॉर्टेज जो है हमारी AI टेक्नीशियंस की वो इस कंट्री में इनके थ्रू पूरा कर सकें। यहाँ से हमारा जो डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ठीक है। एंड ये क्या करा रहा है, ब्रीड वाया असिस्टेंस ऑफ गौशालाज गो सदन्स पिंजरा पोल्स आर मेंटेनिंग द एलीट एनिमल ऑफ इंडिजिनस ब्रीड। अवेयरनेस प्रोग्राम है वाया इंडिया AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, ताकि हम इंश्योर कर सकते फ्री ऑफ कॉस्ट AI हो सके फार्मर के डोर स्टेप पे। अवार्ड टू फार्मर्स गोकुल रत्ना कामधेनु उनको मिलेगा, ठीक है। एंड आपको स्किल डेवलपमेंट भी होगी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी प्रोफेशनल को कि कैसे आपका जो भी एग्जिस्टिंग AI वर्कर्स हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रही है इसमें, ताकि हम बोवाइन ब्रीडिंग को कैसे और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस देखने वाली बात ये मिशन है। 6 सॉर्टेड सेवन फैसिलिटीज़ हमारे बिहार में मोदी जी ने ओके कर दिए। 21 से हमारे शुरू हुआ था। लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, बोवाइन के लिए है, ठीक है। हमारा मिशन के अंदर हमने बेसिकली गोकुल ग्राम बनाना है, कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स बनाने थे और आपके पशु हाट्स बनाने हैं बाजार, और आपके एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी लेकर के आनी है। हाइफर हमें पता होना चाहिए, हाइफर क्या होता है, यंग फीमेल डोमेस्टिक बोवाइन होती है जिसने अभी तक ऑफस्प्रिंग नहीं दिए, तो उसको हम 1500 एक जगह पे रख रहे हैं और ऐसी 60 फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये बनाने के लिए, ऐसा रियरिंग सेंटर बनाने के लिए 35% आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है, 35%। और अगर आप हाई जेनेटिक मेरिट IVF सेंटर्स बनाते हैं, हाइफर्स लेते हो, तो आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट हमने देखी थी पहले भी, यहाँ पे ऑपरेशनल है थ्रू जन समर्थ पोर्टल, ठीक है। जन समर्थ पोर्टल के थ्रू ये हमारा ऑपरेशनल हो। यहाँ पे 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है टू द MI, ठीक है, MLIs मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर एक्सटेंडिंग जो भी कोलेटरल फ्री आप क्रेडिट दे रहे हो एक्सपोर्टर्स को, उसके लिए नोडल एजेंसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर,
ठीक है। यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू हो रहा है, हमने देखा था नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, क्योंकि डायरेक्टली लोन यहाँ से नहीं दिया जाता, इनको लोन दिया जाता है और ये आगे फर्दर स्टार्टअप्स को लोन देते हैं। बेनिफिशियरीज एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई एक्सपोर्टर्स रहेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनको मिलती रहेगी। स्कीम का टाइम पीरियड क्या है, 31 मार्च 2026 तक वैलिड है ये। until the guarantee of 20,000 करोड़ आर इशू विच एवर इज अर्ली, कौन सी जो भी जल्दी आती है, मतलब या तो 20,000 आप जल्दी दे दो गारंटीज, या फिर 31 मार्च 2026। गारंटी फ़ी नील, नो गारंटी फ़ी इज़ चार्ज, कोई भी गारंटी फ़ी हमारे बोरोवर से चार्ज नहीं करी जाएगी। ये कि जो MLI है, जो आपके मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लेंड कर सके एक्सपोर्टर्स को बाय कवरिंग द डिफ़ॉल्ट रिस्क, 100% अगर हम डिफ़ॉल्ट कर भी जाता है स्टार्टअप तो हमें तो हमारे पैसे मिल जाएंगे। एक्सपोर्टर को हेल्प हो सकती है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी उनको आराम से मिल जाएगी, वो चैलेंज नहीं रहेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट से अच्छा हमारा हो जाएगा, न्यू और इमर्जिंग मार्केट्स में हम लोग आ सकते हैं, ताकि हम $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट अपना अचीव कर सकें। डायरेक्ट एक्सपोर्टर MSMEs जो है मस्ट हैव एक्सपोर्ट टर्नओवर एटलीस्ट 5% उनका होना चाहिए, उनको डायरेक्ट मिल जाएगी। नॉन MSMEs को उनका एक्सपोर्ट टर्नओवर एटलीस्ट 20% तब उनको डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को क्या मिलेगा, MSME यूनिट्स सप्लाइंग एटलीस्ट 30% ऑफ द टर्नओवर टू एलिजिबल डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स, उनको मिलेगी। इनडायरेक्ट उनको मिलेगी जो MSME यूनिट्स है जो सप्लाई करते हैं 30% अपना टर्नओवर टू एलिजिबल डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स। की कंपोनेंट क्वांटम असिस्टेंस, मतलब कि जो एलिजिबल एक्सपोर्टर्स है वो अवेल कर सकता है अपना वर्किंग कैपिटल लोन अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ देयर एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट, या फिर वर्किंग कैपिटल लिमिट जो भी है उनका 20% वो लोग ले सकते हैं। लोन अमाउंट इज कीप्ड एट 50 करोड़ पर बोरोवर। इंटरेस्ट रेट क्या हमारे क्या है, जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास है 10% पर एनम आपको कीप करके रखना है, और NBFCs के पास 14% पर एनम है। लोन टेन्योर हमारा रीपेमेंट होगी 4 साल के अंदर, इंक्लूडिंग 1 ईयर मोनेटरम ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। फिर है सिक्योरिटी की बात करें तो कोलेटरल फ्री है, कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, थर्ड पार्टी गारंटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सॉरी, और थर्ड पार्टी मतलब कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पोर्टल इंटीग्रेशन, मतलब जो स्कीम है वो फुली डिजिटल है, इंप्लीमेंट होगी वाया जन समर्थ पोर्टल टू एंश्योर द ईजी एक्सेस एंड ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट वी हैव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज दी स्कीम अटल पेंशन योजना। तो ये पहले से नहीं है, 10 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 2015 में आई थी, ठीक है, 10 साल इसको हो चुके हैं, और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आपके जो है PFRDA के थ्रू होती है, मतलब कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी अंडर दी NPS। सेक्टर स्कीम है, एनकरेज करें वॉलेंट्री सेविंग, ताकि आप रिटायरमेंट के टाइम में आपको अच्छा खासा मिल सके लमसम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है, सिस्टम देना चाह रही है पुअर अंडर प्रिविलेज वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बेसिकली हमारा वनरेबल ग्रुप टारगेटेड है यहाँ पे। फाइनेंशियल दी जाएगी इन ओल्ड एज, ठीक है। एंड आपको क्या है, हमारी अटल पेंशन योजना में आपके बैंक खाते खुले थे, आपकी उम्र थी 18 से 40 की, 18 to 40 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे आप वो आर नॉट इनकम टैक्स पेयर, ठीक है। एलिजिबल फैमिली मेम्बर कैन जॉइन स्कीम। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपने मंथली आप लाइफ लॉन्ग आपके चलनी थी, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलनी थी बिटवीन 5,000 एंड एट देर 60 से आपकी डेथ तक आपको 1,000 से 5,000 रुपये मिलने थे, ठीक है। फैमिली क्या है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की तो स्पाउस रिसीव करती थी पेंशन को, और नॉमिनी को कॉर्पस मिल जाता था। प्री मेच्योर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की बिफोर 60 ईयर, तो क्या था, स्पाउस कंटिन्यू कर सकते थे कॉन्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद आपको लास्ट में आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। पेमेंट अगर हम देखें, सब्सक्राइबर जो है वो कंट्रीब्यूट करता था PM को मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, जो भी उसका इंटेंडेड डिज़ायर मंथली जो भी है उसके हिसाब से वो करता था। अब आप एग्जिट करते हो एट एज ऑफ 60, मतलब फुल पेंशन बिगिन हो जाती है। अगर आप 60 से पहले एग्जिट कर लेते हो तो परमानेंटली ओनली इन केस ऑफ द डेथ एंड टर्मिनल एल्स, ठीक है, तो आपको तब मिलती है। पर ये मतलब आपको एक परमिशन तभी है तब आप डेथ हो या फिर टर्मिनल ले लो, तो आप एग्जिट कर सकते हो बिफोर द एज ऑफ 60। वॉलेंट्री एग्जिट अगर करते हो वो अलाउड है, बट जो सब्सक्राइबर है वो ओनली रिसीव द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड विद इंटरेस्ट एंड द गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन इफ एनी इज प्रॉफिटेड, ठीक है। मतलब जो आपने कंट्रीब्यूशन करा है उसको आप ले लोगे, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन फोरफिट हो जाएगा, ठीक है, अगर कुछ है तो। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फॉर अर्ली ज्वाइनर, मतलब कि अगर कोई एलिजिबल सब्सक्राइबर है वो ज्वाइन करता है 1 जून 2015 से 31/16 तक, तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट है कंट्रीब्यूट करती है 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि आपने माना 1,000 दे रहा है तो वो भी 1,000 दे रही है, ठीक है, विच एवर इज़ लोअर फॉर 5 ईयर, ठीक है, पर साल का है, ठीक है। तो अब है इट अप्लाइज
ओनली टू द सब्सक्राइबर नॉट कवर्ड अंडर एनी स्टैट्यूटरी। अगर कोई दूसरी स्कीम्स में कवर नहीं है वही आ सकता है, या फिर कोई इनकम टैक्स पेयर नहीं वो आ सकता है, ठीक है। अचीवमेंट इन 10 ईयर्स मतलब कि फीमेल कॉन्स्टिट्यूट करेगी अराउंड 47% तो टोटल सब्सक्राइबर इनरोल हुई थी इसमें। और हमारा अप्रैल 2025 में क्या था, मोर देन 7.66 करोड़ इंडिविजुअल हमारे सब्सक्राइबर हैं इस स्कीम के, ये बताना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी इसको 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने एक्सेस देना था फाइनेंशियल सर्विसेज सबको, बैंकिंग, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन अफोर्डेबल मैनर में सबको मिल जाए। तो 10,000 हमारा यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ थी, 2 लाख हमारे एक्सीडेंटल कवरेज था, और यहाँ पे अनबैंक्ड ऑडिट दिया जा रहा था, करा जा रहा था बेसिकली उन लोगों को जिनका अकाउंट नहीं है उनको फाइनेंशियल इंक्लूड कराना चाह रहे हैं हम। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एट लोअर कॉस्ट, वाइड इन द रीच। बैकग्राउंड क्या है कि 2014 में हमारे पास प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, ठीक है, एज ए नेशनल मिशन फॉर दिस, ये हमारी लॉन्च हुई थी। तो बैंक करना था अनबैंक्ड एरियाज़ में, सिक्योर करना था अनसिक्योर्ड को, और फंड देना था अनफंडेड को, ठीक है। अकाउंट हमारे खुले, ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हम ऑनलाइन अकाउंट्स खुले हमारे। इंटरऑपरेबिलिटी हुई, मतलब थ्रू रूपे डेबिट कार्ड, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, फिक्स पॉइंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, सिंपली KYC होना शुरू हुआ। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हमारे खुले, जहाँ पे आप फ्री ATM डेबिट का आपको मिल रहे थे, आप कैश डिपॉजिट कर सकते थे, मनी ले सकते थे बाय इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, ठीक है। एंड लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री विड्रॉल्स थे पर मंथ के हिसाब से। स्मॉल अकाउंट एंड छोटा खाता में भी था, ठीक है, यहाँ पे आप छोटे खाते खुलवाते थे विदाउट प्रेजेंटिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो जो अकाउंट है वो वैलिड हो जाता है नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने के लिए। रुपे कार्ड इंश्योरेंस भी हमारा आ रहा था, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा था, जो कि 1 लाख से 2 लाख हमारा हो गया है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ आपकी 2000 की दी जा रही थी विदाउट कंडीशन, एंड अपर लिमिट थी यहाँ पे 65 ईयर्स की। इन ऑपरेटेड जो हमारे अकाउंट्स थे एज पर द एक्सटेंट ऑफ RBI गाइडलाइंस, हमारे जो अकाउंट्स है इस ट्रीटेड एज इन ऑपरेटेड इफ़ यहाँ पे कोई भी कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही कब तक, 2 साल के लिए, तो उसको इनएक्टिव कर दिया जा रहा था। जनधन दर्शक ऐप हमारी आई थी, जो कि मोबाइल ऐप है फॉर आपकी सेंटर सिटीजन प्लेटफॉर्म फॉर लोकेटिंग द बैंक टच पॉइंट्स, ATM और ये सब करने के लिए। 6 पिलर थे कि हमने यूनिवर्सल एक्सेस देना है बैंकिंग सर्विसेज को, सर्टिफिकेशन देनी, क्रेडिट गारंटी फंड, मतलब क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट करना है, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी देनी थी, माइक्रो इंश्योरेंस देने थे, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लेकर के आना था, बैंकिंग सेविंग अकाउंट्स खुलवाना था, ड्राफ्टिंग फैसिलिटी 10,000 टू एलिजिबल अडल्ट एंड योर पेंशन स्कीम फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कवरेज इसमें हमारा क्या होता कि हमारे अकाउंट्स एलिजिबल थे फॉर आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स अंडर जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल योजना। यहाँ पे ये जो खाते थे इनमें यहाँ से जो भी हमारे बेनिफिट्स आते होते थे वो यहाँ पे आ जाते थे, एंड यू कैन अवेल इट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो ये हमारे इसको भी 10 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुद्रा योजना है टू नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फार्मिंग MSMEs को दिया जा रहा है, नॉन फार्मिंग एंड नॉन कॉर्पोरेट MSME एंटरप्राइजेस को दिया जा रहा है, सेंटर सेक्टर स्कीम है। यहाँ पे कोई भी जो इंडियन सिटीजन है हैविंग बिजनेस प्लान फॉर द नॉन फार्म सेक्टर्स, और उनका क्रेडिट जो है लेस देन 20 लाख है, उनको हम लोग देते हैं। सेक्टर एलिजिबल हमारा कौन सा था, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज, एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज़ अलाउड है। कोलेटरल फ्री एक्सेस दिया जाता है क्रेडिट को, एंड फंड कर रहे थे अनफंडेड को, एज वी हैव सीन दिस। फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात हो रही है, 2015 में आई थी मुद्रा, मतलब कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी लिमिटेड। ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी हमने बनाई थी, ये डायरेक्टली लोन नहीं दे रही थी, ये रिफाइनेंस करते थे उनको जो लोन देते हैं। लोन कौन देता है, आपका बैंक देते हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन थे, NBFCs देते हैं। तो इसको हमने कंपनी के जैसे रजिस्टर करा हुआ था और NBFC के जैसे रजिस्टर करा था विद RBI। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि मेन फॉर अवेलिंग द हमारा बैंक, NBFC, और ये हमारे उद्यमी मित्र पोर्टल के थ्रू आपके लोन देते थे, ये आपके लेंडर्स, ठीक है। नेचर ऑफ असिस्टेंस, टर्म लोन, ओवरड्राफ्टिंग लिमिट, कैपिटल कंपोजिट लोन फॉर एक्वायरिंग कैपिटल। यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोलेट्रल की ज़रूरत है, कोलेट्रल फ्री था, क्योंकि जो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स है वो हमने बना दी थी, वो गारंटी दे रही थी कवरेज की, तो इसलिए हम कोलेट्रल फ्री माइक्रो लोन दे पा रहे थे। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट कर दिया था, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट ऑफ शिशु लोन अंडर 12 मंथ्स। तो हमारे जो मुद्रा है वो ऑफर करते हैं 25 BPS इंटरेस्ट रेट रिडक्शन टू MFIs एंड NBFCs प्रोवाइडिंग लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मुद्रा कार्ड बना दिए जा रहे थे ताकि आप जो फैसिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट है उसको अवेल कर सकते हो, इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू द बॉरोवर। मुद्रा मित्रा मतलब ये मोबाइल फोन एप्लीकेशन थी, इट गाइड्स द लोन सीकर्स टू अप्रोच द बैंक अवेलिंग द मुद्रा लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। लोएस्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, मतलब कि अगर हमारा
तरुण प्लस है, मतलब लोन अबाउट 10 लाख टू 20 लाख। तरुण में 5 लाख से 10 लाख। किशोर में लोन है 50,000 सॉरी 5 लाख से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख, 50,000 से 5 लाख, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5,000 से फिर 5 लाख पे जाओगे, 5 से 10 लाख पे जाओगे, 10 से 20 लाख पे जाओगे, दिस इज हाउ यू गोइंग। ये हमारा मुद्रा योजना, इसको भी 11 साल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसको 10 साल कंप्लीट हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सेक्टर स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। अब एज हमारे यहाँ पे 60 नहीं है, 55 है। और आपको प्रीमियम कितने का जाता है? 436 रुपये का पर एनम जाता है। इट विज ऑटो डेबिटेड इन 1 इंस्टॉलमेंट। एक 1 ईयर कवर टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि कवर करते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस फॉर द डेथ ड्यू टू एनी केस, ठीक है, एनी कॉज की वजह से, किसी भी वजह से आपका जो भी डेथ हो रहा है उसको कवर करती है। कंडीशन क्या है? बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए आपका ऑटो डेट के लिए, एंड आपका इन केस ऑफ द मल्टीपल बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, जो पर्सन है एलिजिबल होंगे टू ज्वाइन दी स्कीम थ्रू एक ही बैंक के थ्रू, ठीक है, एक ही अकाउंट के थ्रू। यूनिवर्सल एक्सेस है मतलब कि ओपन टू ऑल एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स इन एज ग्रुप ऑफ 18 टू 50। हमने देखा था ऊपर 18 टू 40 ईयर था आपका अटल पेंशन योजना में, ठीक है, यहाँ पे 50 ईयर है। ओके यहाँ पे NRIs भी इंक्लूडेड है। मेडिकल आपकी एग्जामिनेशन मतलब सिंपल हैसल फ्री प्रोसेस आपको हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेचुरल एक्सीडेंटल या इवन नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कोई भी पैंडमिक की वजह से डेथ हुए, वो सब इंक्लूडेड होती हैं। डेथ आफ्टर एटलीस्ट 30 डेज ऑफ द एनरोलमेंट, ठीक है, 30 साल बाद होनी चाहिए, 30 दिन बाद होनी चाहिए। कवर्ड डेथ आफ्टर द फर्स्ट 30 डेज ऑफ एनरोलमेंट, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट विल बी एग्जेम्प्टेड। प्रो राटा प्रीमियम, इफ़ यू एनरोल्ड मिड ईयर तो आपका जो है यू पे ओनली फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रो राटा प्रीमियम। कवरेज आएगी 2 लाख की टर्म इंश्योरेंस, और रिन्यू करा जाएगा ईयर टू ईयर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है और जो अदर लाइफ इंश्योरेंस है वो आर विलिंग टू ज्वाइन द स्कीम एंड टाई अप विद द बैंक फॉर द पर्पस। इम्पैक्ट 23 लाख जो है उन्होंने एनरोल करा, 9 लाख फैमिलीज हमारी लोन क्लेम कर चुकी है, और मेजर बेनिफिशियरीज 53% वुमेन रही है और 74% हमारे रूरल एरियाज़ में हुआ है। तो ये हमारा बताना चाह रहा है कि ये हमारा, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। हमारी जीवन ज्योति योजना, जीवन मतलब कि जीवन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, 10 साल इसको हो चुके हैं। इसमें 55 से आपका मिलना शुरू हो जाता है, लाइफ कवर 55 तक रहता है आपका, और 18 से 50 साल की आपकी उम्र रहती है जब आप खाता खुलवाते हो, ठीक है। और NRIs भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या है, डेथ कवर मिल जाएगा आफ्टर द फर्स्ट 30 डेज ऑफ एनरोलमेंट, और डेथ अगर एक्सीडेंट से उसको एग्जाम करा है। प्रो राटा मतलब अगर मिड ऑफ द ईयर से शुरू होता है तो आप रिमेनिंग मंथ से शुरू हो जाता है। कवरेज 2 लाख का रहता है टर्म इंश्योरेंस का, और रिन्यू करना होता है साल दर साल। जो प्रीमियम है वो ऑटो डिडक्टेड इसमें होता है क्या? नहीं। ओके सो ये यहाँ पे ये है, आपका खाता होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, इसने बोला है। और आपका प्रीमियम जा रहा है 2, हाँ इसमें ही है, ऑटो डिटेक्टेड होता रहता है आपका प्रीमियम 436 पर एनम, ठीक है। और ये ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा एक इंस्टॉलमेंट पर। फिर आप आओ मुद्रा पे। मुद्रा में हमारे क्या लोन देना है हम किसको? स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, जो कि नॉन फार्म और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज में और अलाइड एग्रीकल्चर में काम करना है। कोलेटरल फ्री मिलेगा क्योंकि हमने एक वो बनाई हुई है, पता नहीं क्या बनाई हुई है। कोई भी सिटीज़न हमारे यहाँ पे आ सकता है जिसका भी कोई प्लान है, ठीक है, लेकिन उसका बशर्ते क्या है, आपका क्रेडिट जो है क्रेडिट नहीं 20 लाख से नीचे होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 3 ही सेक्टर है। देखो हम 50,000 तक लोन देंगे शिशु में, फिर किशोर में हम 5 लाख तक देंगे, और फिर तरुण में हम 5 लाख से 10 लाख तक देंगे, और 10 लाख से 20 लाख तक तरुण प्लस में देते हैं। मुद्रा कार्ड बन जाते हैं, मुद्रा मित्रास होते हैं, हमारी ऐप होती है, ठीक है, मुद्रा मित्रा। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी है, 2% का सबवेंशन मिलेगा अगर आप अच्छे खासे रीपेमेंट कर देते हो, 12 महीने के लिए वैलिड होता है। नो नीड फॉर कोलेट्रल, क्योंकि हमारा क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर सी, यहाँ पे ये आ जाता है, इसलिए हमारी जो है रिस्क जो है 100% फ्री रहती है, रिस्क फ्री आप लेंडिंग कर सकते हैं हमारे लेंडर्स। और ये एज अ कंपनी रजिस्टर है, और NBFC विद RBI, ठीक है। सो इट्स नॉट डायरेक्टली गिविंग, ये रीफाइनेंस करती है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, डायरेक्टली लोन नहीं देती है। नेक्स्ट भी हम हमारे यहाँ पे था, ये कौन सी है मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। 11 साल इसको हो चुके हैं। ड्राफ्टिंग 10,000 की थी, 2 लाख एक्सीडेंट कवरेज दिया जाता है, उनको दे रहे हैं जहाँ जिनका बैंक खाता नहीं था, जो कि फंड अवेल नहीं करते, जो अनसिक्योर्ड थे। तो हमने क्या किया, बैंक खुलवाए हैं उनके जिनका कुछ नहीं था, ज़ीरो रुपये से, ठीक है, 0 रुपये का भी खाता खुला, मिनिमल पेपर वर्क के भी थ्रू खुला, और KYC भी सिंप्लीफाइड कर दिया। फ्री इंडिजिनियस डेबिट कार्ड दिए, 2 लाख की एक्सीडेंटल कवरेज इंश्योरेंस कवरेज भी दिया हुआ है।
फंड दिया हुआ है किनको, माइक्रो स्मॉल ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी, पेंशन एंड क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब जिनको फंड नहीं मिलते तो उनको फंड दे रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। रुपये का हमने देख लिया कि 1 लाख से 2 रुपये काट के 2 लाख की लिमिट हमने कर दी है। ओवरड्राफ्टिंग 2000 विदाउट एनी कंडीशन आपको मिल रहा है। 65 की ईयर लिमिट है, 65 की ईयर लिमिट है। और आपका ये हो गया जनधन दर्शक, हमारा एक ऐप आ गई थी इसके अंडर, सिंप्लीफाइड EKYC होगी, 2014 में आई थी और ये हमारा काम है। अफोर्डेबल पोस्टिंग देनी है, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। नेक्स्ट भी यहाँ हमारा ये कौन सी है, अटल पेंशन योजना, 10 साल इसको कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे हमारे PFRD हमारे इसको देख रहे हैं, NPS के अंडर सेक्टर स्कीम है। और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देखो यहाँ पे एक वाली, टू क्रिएट अ सोशल सिक्योरिटी स्पेशली पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मन इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड एज में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। आपका एज ग्रुप 18 से 40 उम्र होता है। आप आते हो, आप इनकम नहीं दे रहे हो, वो बंदे हो आप, और आप आते हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ सरकार कंट्रीब्यूट करती है, और आपको फिर बाद में आप जब 60 के हो जाते हो तब आपको ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। चाहे आपको 1000 मिले, चाहे 5,000 मिले, वो आपके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें अवेल मिलने शुरू हो जाता है आफ्टर 60 ईयर। आप इसको 60 ईयर पे फुल पेंशन बिगिन कर सकते हो, ठीक है। एग्जिट 60 पे करो और पूरी पेंशन अपनी लेनी शुरू करो। 60 से पहले आप एग्जिट करते हो ओनली इन केसेस जहाँ पे आपकी डेथ हो जाती है, टर्मिनल होता है। वॉलेंट्री एग्जिट करते हो तो क्या आपको जो सब्सक्रिप्शन, आपका जो सब्सक्राइब अमाउंट है वही मिलता है, गवर्नमेंट वाला फॉरफिट हो जाता है। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन देती है, जैसे अर्ली जॉइनर्स होते हैं उनको कुछ ज़्यादा, और ऐसे करके 50% उनका दे रही है, किसी का जो भी दे रही है अकॉर्डिंगली वो देती है। तो यहाँ पे पता है फीमेल सबसे ज़्यादा 47% उनको मिला है, और यहाँ पे हमारा अच्छा खासा डिलीवरी हुई है इसमें भी। इससे ऊपर हमारी ये न्यू स्कीम थी जिसमें हमने बताया कि हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर लेकर के आए हैं, और यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें हैं, ठीक है। गारंटी फ्री, कोलेटरल फ्री है, और 100% गारंटी है। और यहाँ पे आपकी लिमिट क्या रहती थी कि MSME 5% आपका टर्नओवर एक्सपोर्ट दे रहा है डायरेक्टली, या फिर नॉन MSME 20% दे रहा है। अगर इनडायरेक्ट देने तो सिर्फ MSME को देखेंगे, उनको जो कि 30% अप्लाई डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को दे पा रही हैं, ओके। और यहाँ पे ये सब चीज़ें थी। आपको सिर्फ 50 करोड़ पर बोरोवर मिल रहा था लोन अमाउंट। यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, आपकी 20,000 करोड़ की, मतलब कि या तो आपको 20,000 करोड़ आपका जो हमारा अमाउंट हमने फिक्स करा था वो डिलीवर हो चुका है, या फिर आपकी 31 मार्च 2026 आ चुकी है, तब तक ये स्कीम चल रही थी, ओके। सो विद दिस विल सी द नेक्स्ट, जो भी अदर है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। बाय बाय।